हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुल फॉर्म। गुड इवनिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हो जाइएगा। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि यदि आप हमारा कोड यूज करेंगे फ्यूचर 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना आर्टिकल 29 एंड 30। एंड हो सकता है ये क्लास जो है वो 2 आवर की क्लास रहेगी, इसलिए आज 32 तक सारी ही आर्टिकल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, दो मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमने आर्टिकल 14, 15, 16 विद केस लॉस डिस्कस किया है, और अभी थोड़ा सा केसेस को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, और कुछ एक हम प्रोविज़न ही डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक केस की लिस्ट मिलेगी, वो आपको जो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारा, अब देखो कोई हम कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट सेकंड की ही बात करें तो इतनी बड़ी यूनिट है, हर एक प्रोविजन को, हर एक केसेस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, फिर जल्द ही स्टार्ट करते हैं जब तक क्लास में आ जाएं सारे स्टूडेंट। हेलो, गुड इवनिंग। कौन है क्लास में, जल्दी से बता दो। ऑडियो वीडियो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है जब तक क्लास में आ जाए। मेरे को लग रहा है कि पेपर 1 की भी क्लास चल रही होगी, और इसी कारण जो है वो क्लास में स्टूडेंट्स की कमी दिख रही है। चलो, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो कोई भी यदि बाद में क्लास में जुड़ेगा तो उसमें मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 एंड 13 क्या बात करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडिया एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, कि भारत में एक गतिशील संवैधानिक लोकतंत्र है जिसमें कि विचार भाषा में बहुल बात को समायोजित करने की विशेषता है, जिसमें फीचर है अलग अलग। आप देखो कि हम इंडिया की बात करें तो हर एक 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के बाद आपको एक अलग सी लैंग्वेज, अलग सा कल्चर देखने को मिलेगा। और यहाँ जो है वो सभी धर्मों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं, और हर एक चीज में जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनकी भाषा में, उनकी कल्चर में, उनके रीति रिवाज में। ठीक है, तो हमारा इंडिया क्या है, एक डायनेमिक, हमारे इंडिया में क्या है, एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जिसमें बहुत सारे फीचर है, फीचर ऑफ एकोमोडेटिंग प्लूरलिज्म इन थॉट, लैंग्वेज, हर एक चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम बात करें मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी का, हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन सच एज अ ज्योग्राफिकली, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रेशियल कल्चर। ठीक है, यदि हम डाइवर्सिटी की बात करें तो हर एक चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी जियोग्राफी है, रिलीजन है, लिंग्विस्टिक है, रेशियल एंड कल्चर है, हर एक चीज में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑडियो वीडियो जल्दी से बता दीजिए, क्लास में जो है वो स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, अब बात करते हैं टू से इंडिया है क्या है, हमारा एक लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है, इन नॉट एन एक्सजनरेशन ऑफ एनी सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, कि यह कहना कि भारत में भाषाई रूप से विविधता जो है वो पाई जाती है, ये एक सही बात है, क्योंकि आप देखें कि हमारे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो कौन कौन सी हैं देखो, मैं यहाँ पर लेकर भी आई हूँ कि असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी और गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। ठीक है, और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संथाली, सिंधी और तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो 8th शेड्यूल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ठीक है, अरे कौन है क्लास में बता दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन कंजर्व इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर थॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट हम बात करें कि नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। यहाँ पर जब हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यदि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट है, या तो स्टेट फंडेड है, या तो किसी भी तरह का पार्शियली और होली जिसको फंड किया जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक है, तो वहां पर किसी भी तरह का रिलीजियस एजुकेशन जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किया गया है स्टेट के द्वारा और रिसीव करता है एड और स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन का सेक्स लैंग्वेज। ठीक है, इनमें से आप किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं करोगे। और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट के द्वारा फंडेड है, उसमें हम क्या करेंगे, रिलीजियस एजुकेशन जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, और बोले है और प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि जामिया मिलिया और इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में से एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, अभिजीत जी गुड इवनिंग, और मोहम्मद जी गुड इवनिंग। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? पेपर 1 की क्लास लग रही थी, बहुत लेट आए आप लोग क्लास में। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 8 शेड्यूल में यदि आप देखें तो 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है, और यहाँ आपको ये 22 भाषाएं दिखी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बोला है कि एक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि यदि वो स्टेट के द्वारा फंडेड है या स्टेट के द्वारा उसे ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, एडेड बाय स्टेट है या तो होली या पार्शियली, तो वहां पर हम रिलीजियस एजुकेशन नहीं देंगे। लेकिन हमने इस जब हम आर्टिकल 29 एंड 30 की जब हम बात करें, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ उन्हें बोला गया है कि कोई भी ऐसे लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी में है, तो वो अपनी कल्चर और अपनी अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उसका संरक्षण करने के लिए कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। बट नो, किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किए जाते हैं स्टेट और रिसीव करते हैं एड और आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बोला कि आप रिलीजियस एजुकेशन किसी भी भाषाई मतलब धार्मिक, ठीक है, धर्म के आधार पर आप कोई भी ऐसा धर्म की जो है वो एजुकेशन नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन आप यदि माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी क्या होते हैं, अल्पसंख्यक, ऐसे लोग जो कि वहां उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा कम है, ठीक है, तो वहां ये सोचते हुए कि यदि उनकी कम्युनिटी में उनका जो लैंग्वेज है, उनकी कल्चर है, वो कहीं समाप्त ना हो जाए, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, तो खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला कि जामिया मिलिया और इस्लामिया और हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक आपको प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, जब हम बात कर देंगे कि आर्टिकल 29 एंड 30 का स्कोप क्या है, तो दीज आर द 2 आर्टिकल जो कि कन्फर करते हैं 4 डिस्टिंक्ट राइट। पहला तो क्या है, राइट है, राइट ऑफ सिटीजन टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, कि आपको राइट दिया गया, हर एक पर्सन को राइट दिया है कि वो उसे राइट है कि वो कंजर्व कर सकता है अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को। ठीक है, कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण करने का यहाँ पर नागरिकों को अधिकार दिया गया। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जो है ये बात करता है, जिसमें बोला एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, किसी भी वर्ग के सिटीजन हो सकते हैं जो कि किसी भी एरिया में रहते हो, किसी भी एरिया जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वहां कहीं भी रहते हो, किसी भी पार्ट में रहते हो, तो और उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट और कल्चर उनका अलग है, तो आप वो अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर और अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए उनके पास राइट है, ठीक है, कि वो जो है वो अपनी ओन शेल हैव अ राइट टू कंजर्व, वो कंजर्व कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 में दिया गया। ठीक है, सेकेंड बोला, यहाँ पर हमने बात करा ना कि आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वो
इसका वाइड स्कोप है थोड़ा सा। ये 4 राइट बताते हैं, ये आर्टिकल बोला है, ये दोनों ही आर्टिकल कन्फर्म करते हैं 4 डिस्टिंक्ट राइट। पहला तो क्या बोला कि हर एक सिटीजन को जो है वो राइट दिया जाएगा कि वो कंजर्व कर सकता है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। सेकंड बोला कि हर एक पर्सन, ठीक है, जिसको कि राइट दिया गया है, ठीक है, द राइट ऑफ सिटीजन नॉट टू डिनाई, ठीक है। यहां पर बोला कि यदि हम यहाँ राइट दे रहे हैं कि वो अपने कल्चर को कंजर्व कर सकता है। एंड सेकेंड बोला कि राइट दिया गया सिटीजन को नॉट टू बी डिनाई एडमिशन इनटू स्टेट मेंटेन और आपका स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन, कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति और आपके और भाषा के आधार पर किसी भी राज्य के स्टेट के द्वारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, चाहे वो या तो मेंटेन स्टेट करता है या तो स्टेट नहीं करता है, उसको एड करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां जो है गवर्नमेंट कुछ अपना होली एंड पार्शली जो है वो एड करती है उस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो बोला है किसी भी यहाँ पर ग्राउंड दिए गए आपका रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इनके बेस पर आप किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकते कि आप जो है वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। ये दिया गया है आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 2, ठीक है। यहाँ पर बोला नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 2 राइट कहाँ है, हमारे 29 आर्टिकल में है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट 2 राइट जो है डिस्कस करेंगे, तो हमारे आर्टिकल 13 में डिस्कस करेंगे। और अभिजीत जी का मैसेज जो है वो सर ने देखा था और सर ने सोचा कि पूजा मैम ने ही इतनी लंबी क्लास ले ली है कि 4 to 10 PM तक, ठीक है। तो वो मेरे को बोलते कि इतनी लंबी क्लास, फिर मैंने बोला कि सर ये बच्चे जो है वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि लॉ की क्लास, वो लॉ स्टूडेंट है लेकिन वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास को मिलाकर बोल रहे हैं कितना लंबा टाइम है क्लासेस का, ठीक है। और यदि आप मेरे को अलाउ करते हो तो मैं मॉर्निंग में क्लास ले लेती हूँ, इससे स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि वेट, ठीक है। अब आई डोंट नो कि वो क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अभिजीत जी का मेरे को मतलब ऐसे ही लग रहा होगा सर को कि मैम ने, मेरे को लग रहा है, इतनी लंबी क्लासेस ले ली है, ठीक है। 4 to 10 PM तक उन्होंने रेगुलर कोई ऐसी क्लास ले ली है। मैंने बोला ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि ऐसा मैं कर भी नहीं सकती, ठीक है। और आज क्लास 2 आवर की होगी और लगभग हम 29, 30, 31, 32 को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट, और हो सकता है तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और समझ आ रहा है जितना कर रहे हैं, वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे और ये सब जो है वो आपको पहले से आता होगा, बस एक थोड़ा सा कि हम लोग बहुत टाइम से यदि किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो माइंड से निकल जाता है, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब है कि राइट दिया गया है ऑफ ऑल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कि आप एस्टेब्लिश करो, एडमिनिस्टर करो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑफ देयर ओन चॉइस, कि आप जो है वो यहाँ पर बोला कि सभी धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, ठीक है, अपनी चॉइस से। ये है आपका आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3, ठीक है। यहाँ बोला है ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट, उनके पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस, ठीक है। अब है नेक्स्ट कि राइट दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेट, की किसी भी शैक्षणिक संस्थान का राज्य सहायता से के मामले में इस आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, ठीक है। यहाँ पर बोला कि राइट ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ द स्टेट, की वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इस आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा कि इसको एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जा रहा है, आपका माइनॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ऐसे लोगों ने जो है मतलब माइनॉरिटी सेक्शन ने खुद से जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया। तो यहाँ पर बोला स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड, कि यदि राज्य को कोई भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान को यदि कोई एड प्रदान करनी हो तो ऐसा वो इस आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे कि वो
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है आपका माइनॉरिटी में आता है, मतलब ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, की उसकी मैनेजमेंट किसके द्वारा की जा रही है, किसी भी माइनॉरिटी के द्वारा की जा रही है, ठीक है, वेदर जो कि बेस्ड है ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। और मोहम्मद जी, अभिजीत जी, क्या हो गया है, नाराज हो गए आप लोग कि हमारी क्लासेस रेगुलर हो रही है? तो चलो, ये थे आपके 4 राइट जो कि हमने ऐसे डिस्कस करिए, ठीक है। अब मेन प्रोविजन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू वेयर एक्ट, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को, कि अल्पसंख्यक के जितने भी हित हैं उनका संरक्षण करेंगे। ये आर्टिकल जो है वो बात करता है, प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है। आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 जो है वो बात करता है दिस प्रोवाइड्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि कहीं भी रह रहा है, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहा है, ठीक है, नागरिक को किसी भी भारत को एक विशिष्ट संस्कृति, ठीक है, और उसकी जो है वो डिफरेंट, उसका अलग से कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और राइट है कंजर्व करने का देयर द कल्चर और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और तो जो चाहे उसका अलग से लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, मतलब उसका अलग से कल्चर है, तो उसको राइट है कि वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सके, रख सकता है, ठीक है। आर्टिकल 29 से प्लस 2 में जैसे कि हमने देखा कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि मेंटेन किया जा रहा है, बोले कोई भी स्टेट का ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, राज्य अपने बनाए कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सहायता प्राप्त करने वाले, ठीक है, मेंटेन करने वाले इंस्टीट्यूशन को केवल इस आधार पर कि एड देने से मना नहीं कर सकता कि ये जो है वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर प्रवेश करने से जो है इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। यदि किसी को एडमिशन लेना हो तो स्टेट के ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो है वो उसको एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी जो है वो कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है और एनी ऑफ दैम, ठीक है, इस आधार पर जो है वो उसके साथ कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। टू प्रिजर्व द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर का क्या मतलब है, ठीक है, ये बहुत ही डिटेल में यहाँ बताया गया कि क्या मतलब होता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करना। आर्टिकल 29 से प्लस 1 बोला है एक्सटेंड टू ऑल सिटीजन की इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एंड वेदर दे आर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ठीक है, कि चाहे ऐसे तथ्य हैं जो कि बोला है कि ऐसे हम ये जो राइट है ना आपका, ये जो आर्टिकल है 29 से प्लस 29 क्लॉज 1 एक्सटेंड करता है ऑल सिटीजन को, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दे वेदर दे आर, जो कि कोई भी पर्सन जो कि मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है या किसी भी कंडीशन, ठीक है, तो और किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी या किसी भी वर्ग से रिलेटेड है, उस भले ही उसकी अलग से लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है उसका, ठीक है, तो वो उसको एब्सोल्यूट राइट है कि फॉर माइनॉरिटी, यहाँ पर बोला कि ऐसे लोग देखो कि इतना बड़ा हमारे किसी स्टेट का एरिया होगा और इनमें से थोड़े से लोग जो है वो किसी अदर रिलीजन के, अदर लैंग्वेज के रहेंगे तो उनको राइट है कि वो यदि चाहें तो यदि इनका जो थोड़ा सा एरिया है यहाँ वो लोग रह रहे हैं और वो भी आसपास के लोगों को देखकर अपनी, हो सकता है कहीं अपनी लैंग्वेज को या किसी भी तरह से उनकी लैंग्वेज और उनका कल्चर जो है समाप्त होने के खतरे में ना हो, तो अपने वो उनको राइट है, एब्सोल्यूट राइट है किसी भी माइनॉरिटी को कि वो प्रिजर्व कर सकते हैं लैंग्वेज, कल्चर थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से वो मतलब अपना वो शैक्षणिक संस्थान इंस्टीट्यूट करना चाहे, ठीक है, तो वो कर सकते हैं ताकि प्रिजर्व किया जा सके उनके लैंग्वेज को, कल्चर को, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पर बोला धर्म, नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है कि बोला आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में बोला एनी इज एन इंडिविजुअल को राइट दिया गया है गिवन टू अ सिटीजन एंड नॉट टू एनी कम्युनिटी, ठीक है, द प्रेजेंट क्लॉज गिव एन एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पर बोला कि यदि कोई पर्सन एडमिशन लेना चाहता है तो उसको हम डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर कि उसका
उसका रिलीजन अलग है, उसका रेस, कास्ट और लैंग्वेज अलग है, इस बेस पर यदि हम किसी को भी एडमिशन देना चाहें तो हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। यदि इफ एन पर्सन की एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी है और बट इज रिफ्यूज, बट भी उसको रिफ्यूज किया जाता है, उसको रोका जाता है कि आप जो है कि उनका रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो ये क्या होगी, क्लियरली बताया है कि ये क्या होगी, ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट होगी अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 30 में ये बात हमने देखी कि उनको राइट है माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि ये जो राइट है गिवन टू द माइनॉरिटी टू फ्रॉम गवर्न इट्स ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान बनाने और नियंत्रण करने के लिए जो है वो दिया गया है। हमारा आर्टिकल 30 को शिक्षा के अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कि आर्टिकल 30 क्या है, एक ऑल्सो कॉल्ड चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 30 इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में बोला गया है, एक मिनट, ठीक है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में बोला है कि एनी ऑल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को राइट दिया गया है कि आप एस्टैब्लिश करो, एडमिनिस्ट्रेट करो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और ठीक है, और यदि इसके ज्यादा भी आप जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इन राइट इन इंडिया। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में बोला है कि कोई भी स्टेट है वो ग्रांट, जो एड ग्रांट करना चाहे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया है या इसकी मैनेजमेंट कोई माइनॉरिटी सेक्शन करता है, तो आप इस, या उनकी लैंग्वेज अलग है, इनका रिलीजन अलग है, तो आप इस बेस पर जो है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ठीक है, काफी ज्यादा ऐसे ही है कि राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर, और आपका एस्टैब्लिश्ड और एडमिनिस्टर क्या होता है कि आपको स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। राइट टू एस्टैब्लिश्ड क्या बोलता है कि टू क्लेम द बेनिफिट, यदि आपने एस्टैब्लिश किया है तो आपको राइट है कि आप क्लेम कर सकते हो बेनिफिट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा यही जो कि हमने बात करी उसको बहुत डिटेल में बताया गया कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मस्ट सी कंजर्व, वो कंजर्व करना चाहता है ऐसा इंस्टीट्यूशन की लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो बनाया गया, तो इसके लिए नेसेसरी है। तो व्हाट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द बाय माइनॉरिटी की, तो इसके लिए जरूरी है कि वो एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया जाना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा जो है वो एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, और ये जो है वो इम्पार्ट करता हो कोई भी रिलीजियस और एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन होली, और इसका कनेक्शन किसके साथ हो, लैंग्वेज और कल्चर के साथ होना चाहिए। ठीक है, और फिर सेकंड में बोला कि दैट एडमिशन, यहाँ पर सिर्फ ये बात बोली है कि यदि आप एस्टैब्लिश कर रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बोला कि यदि आप एस्टैब्लिश कर रहे हो तो वो एस्टैब्लिश किसके द्वारा होना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, और वो इसका पर्पज ही इम्पार्ट करना हो रिलीजियस सेकुलर एजुकेशन, और होली इन कनेक्शन टू उसका लैंग्वेज और कल्चर के साथ कनेक्शन होना चाहिए। और फिर बोला कि दैट एडमिशन इनटू सच इंस्टीट्यूशन, यदि आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो है वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, प्रवेश करना चाहते हो, उसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य तक ही सीमित जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो और एंड नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। ठीक है, और इवन की बोला है और बहुसंख्यक समुदाय या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के एक भी सदस्य को इसका लाभ जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आप इस तरह का इंस्टीट्यूशन बना रहे हो जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, तो बेनिफिट भी उन लोगों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये केस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा।
एंड केस स्टडी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये केस है, इसका एयर देख लीजिएगा। इन द केस ऑफ अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था इस केस को कि इफ एनी इंस्टीट्यूशन इज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो उसको राइट नहीं है, राइट देन दे हैव नो राइट टू एडमिनिस्टर इट, ठीक है, कि यदि ऐसा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि अल्पसंख्यक के समुदाय के द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं किया गया है, तो उसने उन्हें इसे प्रशासित करने का कोई अधिकार नहीं, कि यदि आप उसने कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसने इसको एस्टैब्लिश नहीं किया है, ठीक है, जब हमने बोला कि यहाँ पर राइट ही किसको दिया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया है, तो यदि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उसको एस्टैब्लिश नहीं किया है तो उसको एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार नहीं है। द टर्म एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ठीक है, भले ही हम इसको रीड करें कोऑर्डिनेशन के साथ, मतलब हम इसको एक साथ रीड करते हैं, लेकिन उनका जो है वो अर्थ अलग अलग होता है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अनलेस और अनटिल ये गवर्न होना चाहिए बाय द लॉ, ठीक है। और बांचो ने क्लियरली कहा है, ठीक है, कि स्टेटेड दैट दिस आर्टिकल, द आर्टिकल कैन नॉट रीड टू मीन that even if the minority institution had been established by any other authority act by the parliament, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि इस लेख का मतलब ये नहीं है कि भले ही अल्पसंख्यक संस्थान किसी अन्य प्राधिकरण या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, इस मामले में धार्मिक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की सेवाओं का लाभ जो है वो नहीं उठा सकती। और यहाँ पर स्थापना और प्राधिकरण ऐसे शब्दों, ये दोनों ही शब्द होते हैं, एस्टैब्लिश्ड और आपका अथॉरिटी, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के कंटेम्परेटरी होते हैं टू ईच अदर। डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पर बोला डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी क्या है, द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक जज ऑफ बेंच ने इंटरप्रेट किया है कि मीनिंग क्या होता है माइनॉरिटी का, तो इन मेनी डिफरेंट कास्ट व्हिच इज मेंशन्ड बिलो, ठीक है। तो आपका री एजुकेशन बिल में जो है वो क्या माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू द जस्टिस S.R. दास ने हेल्ड किया था कि माइनॉरिटी क्या होती है, मीन एक ऐसी कम्युनिटी जिसका नंबर जो है, मतलब वो न्यूमेरिकली जो है 50% से कम, ठीक है, कि ऐसी टोटल पॉपुलेशन, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन है 100 लोग वहां पर रहते हैं, तो इसमें 50% लोग जो है वो 50% से कम जिस भी रिलीजन और जिस भी लैंग्वेज के लोग रहेंगे उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। और एक सिमिलर जजमेंट दी थी A.M. पेट्रानी वर्सेस केरल केशवन, ठीक है, ठीक है, तो इसमें हेल्ड किया था कि एनी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, ठीक है, विच इज लेस देन 50% इन द टोटल पॉपुलेशन, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक है। और DAV कॉलेज वर्सेस DAV कॉलेज बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा एक केस है, ठीक है, जिसमें बोला है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 कम्युनिटी में कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी बेस, बोला है कम्युनिटी को हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं माइनॉरिटी के बेस पर ऑन लैंग्वेज, हम उनकी क्या देखेंगे, लैंग्वेज, इवन थ्रो दे मे नॉट हैव अ स्क्रिप्ट, ठीक है, कि हम उनकी उसको हम देखेंगे, जब हम अल्पसंख्यकों को देख रहे हैं ना, तो किस के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, भाषा के आधार पर हम अल्पसंख्यक का जो है वो गठन कर सकते हैं, भले ही उनकी एक अलग लिपि ना हो, ठीक है, तो जो है वो यह पर्याप्त होगा कि उनके पास एक अलग बोली जाने वाली भाषा है, तो हम उसको माइनॉरिटी कंसीडर करेंगे। राइट टू एडमिनिस्टर क्या है, तो बोला है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसको राइट है मैनेज करने और कंडक्ट द अफेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना रहे हो जहां पर आप अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आप ऐसा इंस्टीट्यूशन बना रहे हो। तो बोला है कि यहाँ पर बोला है कि वहां पर एक पर्सन जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उसको राइट है मैनेज करने का, कंडक्ट करने का अफेयर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। It is open to to a university to impose a reasonable condition upon a minority institution by maintaining for requisites education standard and efficiency alike, ठीक है, कि एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक बोला ये एक विश्वविद्यालय के लिए खुला है
ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि एक यूनिवर्सिटी की तरह हो और रीजनेबल कंडीशन जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की होती है, ताकि उसका मेंटेन करना है, उसको किसी तरह से एजुकेशन स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी लाइक उनकी क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ठीक है, वहां पर उस इंस्टीट्यूशन की क्वालिफिकेशन क्या है, उस टीचर मतलब उस इंस्टीट्यूशन के टीचर की क्या क्वालिफिकेशन है जब वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना किसी भी इंस्टीट्यूशन में, यदि आप भी कल को नेट क्वालिफाई करोगे, जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, तो आप भी कहीं ना कहीं तो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर आर टू बी अपॉइंटेड इन इंस्टीट्यूशन, एंड सेकंड बोला कंडीशन ऑफ सर्विस, फॉर एग्जाम्पल की एज ऑफ, जब उनकी रिटायरमेंट एज क्या है ये भी डिसाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन और एंट्री ऑफ द स्टूडेंट की आप किस बेस पर अपनी इंस्टीट्यूशन में जो है वो एंट्री देंगे। जैसे कि यदि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो या कुछ भी, आप जो भी इन माइनॉरिटी अपनी इंस्टीट्यूशन अपनी कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रही है, तो यदि किसी स्टूडेंट ने वहां एडमिशन लेना होगा तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, और कोर्स ऑफ स्टडी कितना होगा, कि क्या कितने टाइम के लिए वो कोर्स होगा, स्पेशल सब्जेक्ट आप उसको वहां पर टीच करोगे या कुछ भी करोगे, ठीक है। तो वो आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। हाइजीन एंड फिजिकल ट्रेनिंग क्या देंगे आप स्टूडेंट को कि नहीं देंगे, ठीक है। और ये था आपका आर्टिकल 29 एंड 30। अब बताओ जल्दी से कि अभी यहाँ तक समझ आ गया है। फिर नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31 एंड 31C, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 32 करेंगे और हमारा जो फंडामेंटल राइट है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद जी जल्दी से बता दो, और अभिजीत जी। आज थोड़े स्टूडेंट उखड़े उखड़े से लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। मोहम्मद जी क्या हुआ है, जल्दी से बताओ, समझ आ गया जितना। आर्टिकल 30A जो है एंड 30C, 31C, ठीक है, 31A और 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रॉम नो पर्सन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम विल बी stripped off until there is an authority of law, and if it has been taken into possession, then the compensation will be provided. Say that article 31 which want there throw a lot of amendment, ठीक है, यहाँ इसमें बहुत ज्यादा amendment हुई है। एडीएम माइनॉरिटी केस ये तो हमने करवाया ही नहीं। कौन से केस की बात कर रहे हैं आप? जो केस नहीं करवाए हैं, मैंने आपको बोला था कि गूगल में जाके आप देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हर एक केस को यदि हम डिस्कस करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और मोहम्मद जी आप बताइए, आपको कोई इशू है? ठीक है, इस केस के बारे में पूछ रहे हैं जो कि हमने नहीं करवाया है, या इसी में से कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, ठीक है। आर्टिकल 31A टू 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? आर्टिकल 31 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से मतलब कि तब तक हम उसकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकते तब तक यदि उसका कानूनी अधिकार नहीं, मतलब यदि है मतलब तब तक हम नहीं छीनेंगे। लेकिन एक पर्सन की प्रॉपर्टी को तभी जो है वो उससे लिया जा सकता है जब उसके पास कानूनी अधिकार नहीं, ठीक है। यदि इसे कब्जे में लिया गया है तो, ठीक है। और इसको फिर भी यदि उसके पास राइट नहीं है, कानूनी राइट नहीं है, और फिर भी उसने अपने कब्जे में रखा है, तो उसको मुआवजा जो है वो प्रदान किया जा सकता है, उसको जो है वो कंपनसेशन उसे देना पड़ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 31 कहता है कि जो कि काफी ज्यादा अमेंडमेंट इसमें हो चुकी है अभी तक यहाँ पर, ठीक है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में ये कहा गया है कि, ठीक है, कि इसमें कहा है कि
संपत्ति के अधिकार दिया, हालांकि सार्वजनिक हित के मामले में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कि यहाँ पर बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन हाउएवर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, कि इम्पोज इन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि अभी जो है वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से रिपील कर दिया गया है, यहाँ से उसको जो है वो हटा दिया गया है और एक राइट बना दिया है, लीगल राइट जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी का बना दिया गया, ठीक है। एनुअलमेंट ऑफ वाज मेड आर्टिकल, हमारा 44th जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी उसी के दौरान जो है हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को हमने लीगल राइट बनाया था और फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, ठीक है। और आफ्टर विच द राइट टू प्रॉपर्टी इज लैप्स वाज अ लेफ्ट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पूछ रहे हैं, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, जिसमें बोला था कि ये हमारा जो वन ऑफ द मेन रीजन क्या है, बोले सबसे जटिल अधिकारों में से एक गरीबी का अधिकार भी है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वेक्स्ड राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो राइट है राइट टू प्रॉपर्टी आएगा, इसको मैं जब नोट्स अपलोड करूंगी तो मैं ठीक कर दूंगी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर बोला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है। और ये राइट तब दिया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमें दिया गया है, ठीक है, ताकि लोग जो है वो सुचारू रूप से, हाँ प्रॉपर्टी होगा, मोहम्मद जी तो समझ गए ना, ठीक है। तो ये जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमें दिया गया है और जिसमें पीपल एंजॉय कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को स्मूथ मैनर में। आर्टिकल 31 जो है वो कहता है कि आर्टिकल 31 इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक अवे द प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज लाई और लीगल अथॉरिटी। यहाँ पर बोले लेकिन अनुच्छेद 31 में सरकार तभी अभी लगा कि मोहम्मद जी एक्टिव है, क्योंकि थोड़ा सा गलत हुआ और मैं भी यहाँ गलत ठीक ही कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर देखा कि मोहम्मद जी ने भी जल्दी से रिप्लाई कर दिया, तो इट मीन्स कि मोहम्मद जी अच्छे से सुन रहे हैं, वरना वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया था, है ना। लेकिन बढ़िया है, ठीक है, काफी एक्टिव रहते हैं आप क्लास में, ठीक है। तो दिस राइट, ये राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दिया गया है कि हर एक पर्सन जो है वो स्मूथ तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। और आर्टिकल हमारे, लेकिन हमारा जो अनुच्छेद 31 है, 31 है, जिसने सरकार को संपत्ति को छीनने में जो है वो सक्षम बनाया है। यदि कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर आता है तो वहां गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ले सकते हैं पर्सन से, ठीक है। यदि आप देखें कि अब रोड बन रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ भी 4 लाइन बन रही है, तो हर एक पर्सन का जो साइड साइड वाली जितनी भी जमीन थी वो सारी ही गवर्नमेंट ने ले ली, भले ही उनको कंपनसेशन दिया, ठीक है, लेकिन ले तो ली ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कि आप किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को ले सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में, क्योंकि उनको क्या बनाना है, रोड बनाना, ठीक है। ऑल्सो द टर्म जो कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में ये बोला है, वॉज वेरी आर्बिट्रेरी, ठीक है, एज देयर वाज नो ऑब्जेक्टिव गिवन टू इट और एंड टू गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट, ठीक है, टू डिसाइड द अमाउंट। और जो भी अमाउंट देना होगा, जो कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाएगा, वो भी कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और अच्छा कंपनसेशन देती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे ही ले लेती है प्रॉपर्टी को। जब भी प्रॉपर्टी को लिया जाता है तो वहां लोगों को कंपनसेशन दिया जाता है। हमारे यहाँ भी जो 4 लाइन बन रही है तो काफी ज्यादा लोगों को काफी अच्छा अमाउंट जो है वो दिया गया है। एट प्रेजेंट में जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, इवन की ऐसे एरिया भी है जहाँ कुछ नहीं था, जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे एरिया होंगे जो कि नदियां थी, छोटे छोटे होते हैं ना, कि नदी नाले जो होते हैं, तो उनका भी लोगों को बहुत अच्छा कंपनसेशन जो है वो मिला है, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि आर्टिकल 31 में ये बोला कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कि अब वो कभी भी यदि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला आएगा तो वो उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, उनको कंपनसेशन देंगे। ये दिया गया आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में, ठीक है। और ये भी बोला थोड़ा आर्बिट्रेरी है कि जो भी अमाउंट होगा वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। और to end up all kind of debates regarding the this right article, हमारा आर्टिकल 31 में जो राइट दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग में बोला है हमारा 44th का अमेंडमेंट
जो है वो उसने दरवाजा खटखटाया है और बाय दिस अमेंडमेंट ये जो हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में, इसको और आर्टिकल 30 को जो है वो यहाँ से रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 31 मूव्ड टू द आर्टिकल 300A, ठीक है, और इन द 19 आपका 9th शेड्यूल, ठीक है, 19th शेड्यूल। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। याद रखिएगा कि अभी जो कि प्रॉपर्टी के से रिलेटेड जितने भी राइट थे, आर्टिकल 30 बात करता था, आर्टिकल 31 बात करता था, 31 में भी 1 था, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, 31 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, ये इसमें जो राइट दिए गए थे गवर्नमेंट को। और इसके अलावा हमारा आर्टिकल 19 था, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जिसमें प्रॉपर्टी का राइट दिया गया था, ठीक है, तो उसको यहाँ से रिमूव करके कहाँ डाल दिया गया है, फंडामेंटल राइट से रिमूव करके आर्टिकल 300A में डाल दिया है, एक लीगल राइट बना दिया गया है, और इन शेड्यूल 9 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज इतना ही याद रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं याद रखना, ठीक है। और डॉक्ट्राइन क्या है, एमिनेंट डोमेन द राइट ऑफ एंड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो डॉक्ट्राइन है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमने अमेरिका से लिया है। ये अलाउ करता है सोवरेन को टू कैप्चर एनी प्राइवेट लैंड, ठीक है, एंड मार्क इट अ पब्लिक लैंड, ठीक है, कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को निजी भूमि पर कब्जा कर सकते हैं गवर्नमेंट, और इसको सार्वजनिक भूमि जो है वो बना सकते हैं बड़े पैमाने पर, यदि पब्लिक का इंटरेस्ट हो, ठीक है, बड़े पैमाने में यदि बेनिफिट मिलना वाला हो किसी पब्लिक को एट लार्ज को, तो यदि हम उस नीड को देखते हुए, सोसाइटी की नीड को देखते हुए उनको कंपनसेशन दे सकते हैं। और किसी की प्राइवेट लैंड को देखो, हम प्राइवेट लैंड को क्या बना सकते हैं, उसका पब्लिक लैंड जो है वो बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे कि देखो कि यहाँ बीच में से एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे लोगों के घर हैं, यहाँ भी बहुत लोगों के घर हैं, तो उन लोगों को यहाँ आने के लिए पब्लिक लैंड चाहिए, ठीक है, और बीच में किसी का रास्ता, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि ये जो प्राइवेट लैंड है इसको हम गवर्नमेंट पब्लिक लैंड में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, प्राइवेट लैंड को, यदि यदि मामला आए, ठीक है, कि पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट का, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। एक और केस है, मेहराब साहब श्री भीम जी सिंह, ठीक है, भीम सिंह जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर इस केस में बोला गया था द लैंड विच वाज वेकेंट इन अर्बन एरिया, मतलब ऐसे ऐसी लैंड है जो कि अर्बन एरिया में वेकेंट है, खाली है, और इसको जो है वो गवर्नमेंट ने ले लिया है फॉर द पब्लिक यूज के लिए, गवर्नमेंट ने उसको ले लिया है, टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बी यूज फॉर अ पब्लिक पर्पस। तो यहाँ पर कोर्ट ने रूल किया, हेल्ड किया कि दैट द लैंड इज अर्बन एरिया, मतलब ये जो लैंड है जो कि एक शहरी समूह में एक भूमि का उपयोग जनता के लिए जो है किस प्रकार का लाभ देने के लिए नहीं किया जा सकता, और उस अधिनियम के में यहाँ इसका कहीं भी उल्लेख जो है वो नहीं किया गया। यहाँ पर बोला कि यदि अब अर्बन एरिया में है वो ऐसी प्रॉपर्टी, और ऐसे ही गवर्नमेंट ने उसको ले लिया है फॉर द पब्लिक यूज के लिए, और वहां हम देखेंगे कि फैक्ट और उस एरिया की नीड क्या है। यदि ऐसे लगता है कि वो प्रॉपर्टी पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए है, तब हम जो है वो उसको ले सकते हैं, जब गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन उसके लिए भी ऐसे ही नहीं ले लेगी। उसको उसको यदि ले भी ले रही है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा जो उसके ओरिजिनल मालिक हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्ड किया कि ये जो है वो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए नहीं थी, ठीक है। अब आर्टिकल 30A जो है वो ये बात करता है डीलिंग द फॉलोइंग प्रोविजन। आर्टिकल 30 ये बात करता है आपका, आर्टिकल 30 ये बात करता है सेविंग ऑफ लॉ, जो कि प्रोवाइड है एक्विजिशन ऑफ एस्टेट से, ठीक है, कि हम संपत्ति का किस तरह से अधिग्रहण कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30A में दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 30B में क्या दिया है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन की बात करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 30C में बोला है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है।
इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो अभी, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट में नहीं है, क्या करना है आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द एमरजेंस ऑफ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 विच कंटेन द 5 सब क्लॉज, या इसमें जो है 5 सब क्लॉज दिए गए हैं ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस टाइम की यहाँ पर बात करी गई है। और जब जमींदारी सिस्टम था, ठीक है, जमींदारी सिस्टम चला था, तो दिस सिस्टम जो है वो ये बनाता था जमींदारी वेरी वेल्दी एंड लार्ज नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब यहाँ पर इस प्रणाली ने जमींदारों को बहुत बड़ी संख्या में और बहुत भूमि के साथ जो है वो बहुत अमीर बना दिया, जबकि जो किसान थे उनकी आर्थिक रूप से जो है वो स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही थी और बिगड़ती परिस्थितियों में जो छोड़ दिया, ठीक है। पहले ये था कि किसान लोग सिर्फ और सिर्फ काम करते थे और जमींदार लोग क्या करते थे, पैसा देकर उनसे जो है वो काम करवाते या कुछ परसेंट जो है वो उनको अनाज दे दिया जाता था। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट जो है सत्ता में आई तो उन्होंने डिसाइड किया एबलिश करना बाय टेकिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, कि हम इन जमींदारों से क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को ले लेंगे, ठीक है, और गरीब गरीब लोगों को जो है वो यहाँ दे देंगे, ठीक है, को इसे समाप्त करने का फैसला लिया। लेकिन इसमें भी दुविधा उनके सामने आई, जैसे कि हमने आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मुआवजा देने की यहाँ पर बात आती है कि गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं ले लेगी, उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो दिए गए मुआवजे शब्द की मनमानी के कारण यहाँ पर मुआवजा प्रदान करना था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसको अपनी मनमर्जी से जो है वो उन्होंने, मतलब खुद से जो है वो उन्होंने कंपनसेशन डिसाइड करा और उनको दिया, ठीक है। देयर आफ्टर हम बात करें जो मोशन वाज टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट आर्टिकल 31A, ठीक है, वर्क इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें कि 5 क्लॉज दिए गए हैं। 5 क्लॉज क्या बात करते हैं कि मेड रिगार्डिंग, ठीक है, सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि लैंड से रिलेटेड हुई थी वो थी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 5 क्लॉज थे कि मेड रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ एनी एस्टेट और राइट बाय गवर्नमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, सरकार के द्वारा किसी भी संपत्ति या अधिकार के अधिग्रहण, ठीक है, या किसी भी संपत्ति के प्रबंधन के बारे में जो है वो किया गया, ठीक है। फिर बोला क्रिएट करेंगे हम मर्ज ऑफ एनी 2 और मोर कंपनीज, ठीक है, कि किसी भी 2 या 2 से अधिक कंपनियों में विलय जो है वो बनाता है। और इसके थर्ड में बोला कि रिसीव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्रीमेंट और लीज और लाइसेंस, कि यदि आप किसी भी समझौते या पट्टे या लाइसेंस का से बेनिफिट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बोला विल नॉट बी वॉइड और नल अंटिल इट हैज रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि यदि आपने इन सब मामलों में प्रेसिडेंट की असेंट ली है तो इसे जो है वो हम शून्य जो है वो घोषित नहीं करेंगे। अंबिका मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, ठीक है, जो कि रिलेटेड था लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 से, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पुट अ सीलिंग एट अ लार्ज नंबर ऑफ परमिसिबल लैंड होल्डिंग अंडर लैंड होल्डिंग एक्ट 1960, ठीक है। और इसके अलावा ऑल्सो ये हमारा सेक्शन 3 सब क्लॉज 13 जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट का ये बात करता है कि ओनली मेल, जिनको कंसीडर किया जाता था कि ये ओनली मेल है जो कि लैंड होल्डर होंगे और ऑनर होंगे, वेर एज जो अनमैरिड फीमेल होंगी और वुमेन दोज जिनके हस्बैंड क्या लैंड ऑनर है वॉज नॉट कंसीडर द ऑनर ऑफ लैंड, उनको कंसीडर नहीं किया जाता था ऑनर ऑफ लैंड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जब हम बात करें एक्विजिशन पार्ट की तो मेनी पीपल ऑल्सो लुक द डिस्क्रिमिनेटरी साइड बाय दिस एक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया था कि इस एक्ट में पहले ये इस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, ये 1960 की बात कर रहे हैं। इस एक्ट में जब ये बनाया गया था तो इसमें ये प्रोविजन था कि जो मेल मेंबर होंगे वही जो है वो ऑनर होंगे उस प्रॉपर्टी के, और जो फीमेल मेंबर है यदि अनमैरिड है या कोई भी वुमेन है जिसका हस्बैंड लैंड ऑनर है, ठीक है, उस फीमेल को और वुमेन को जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, वाज नॉट कंसीडर एज अ ऑनर ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31 क्लॉज 1 क्लॉज ए में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला था कि ये जो हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इस पक्ष को यहाँ देखा गया था, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो है
वो संवैधानिक वैधता को बरकरार यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं बोलना था कि ये वायलेशन कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 31B, जो कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 31A जब बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मेनी प्रॉब्लम अराइजिंग हुई थी आउट ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि कंटेन की गई है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इराडिकेटेड। ठीक है, यहाँ पर जब कौन सी बात कर रही जा रही है हम, ठीक है, बोला है कि जब ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिली थी कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट की कौन से फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं। आप जानते हैं कि सारे राइट हमारे पार्ट 3 में ही दिए गए, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त जो है वो कर दिया था। और आर्टिकल 31B जो की बात करता है, हाँ, नाउ आज हम बात करें तो लैंड ऑनर जो है वो काफी ज्यादा कौन होती है, फीमेल होती हैं। और एक रीजन, प्रैक्टिकल रीजन ये है कि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नियों के नाम प्रॉपर्टी इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि फीमेल को जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो कम देनी पड़ती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल रीजन है, कोर्ट में ऐसा ही होता है कि फीमेल के नाम यदि किसी को अपनी वाइफ के नाम जो प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी सी कम जो है वो पे करनी पड़ती है, 5% छूट मिलती है उनको, 5 या 6%, ठीक है, हाँ 6% छूट मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 31B, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा अब तो काफी ज्यादा प्रोविजन दे दिए गए हैं। पहले तो ये होता था कि डॉटर जो है उसको प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता था, अब तो उसको भी मिलता है। और ठीक है, और ये प्रैक्टिकल रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है, तो काफी ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए जो है वो फीमेल के नाम कर देते हैं कि कोई भी फीमेल होगी, घर में ही तो रहना है और प्रॉपर्टी तो अपनी ही है, ठीक है। तो इस रीजन से भी जो है वो उनके नाम प्रॉपर्टी को करते हैं। आर्टिकल 31B जो बात करता है, स्टेट दैट एक्ट विच आर प्रेजेंट इन द 9th शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि आर्टिकल 31B में ये कहा गया कि ऐसा जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में मौजूद है संविधान द्वारा निर्धारित और प्रावधानों के साथ असंगत है। यहाँ पर ये बोला था कि 9th शेड्यूल में जो प्रोविजन दिए जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन जो कि ले डाउन किए जाएंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रेसिस्ट any degree order will be left on competent legislature to amend, revoke or let it be force or anything to be contained in this article not determine any provision or contain article 31A, ठीक है। और यहाँ पर वही प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट की बात आ गई थी, बाद में तो हमने इसको रिमूव ही कर दिया, ठीक है। लेकिन जो है और हमने इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट था उसको रिमूव भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। और आर्टिकल 31B जो है वो अलाउ नहीं करता गवर्नमेंट को कि आप प्रोविजन बनाओ, ठीक है, कि यहाँ पर आर्टिकल 31B में सरकार को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रावधान करने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन केवल जो संविधान के प्रावधान के साथ निष्पक्ष थे जो कि असंगत हैं और उन्हें शून्य बनाया। मतलब हमने ये बोला कि हम ऐसे कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, कि आर्टिकल 13 में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और द आर्टिकल स्टूड एज अ शील्ड फॉर द लॉ कंटेन इन द 9th शेड्यूल एज मेक अ सर्टेन नो क्वेश्चन अराइज और एनी लैंड जो कि कंटेन है इन द 9th शेड्यूल में, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची में निहित कानूनों के लिए एक ढाल के रूप में जो है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि इस अनुसूचित कि उस अनुसूची में निहित किसी भी कानून पर जो है वो सवाल जो है वो नहीं उठाया, ठीक है। यहाँ पर एक और केस है, ठीक है, बामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 7-1 का केस है। तो ऑन 24 अप्रैल 1973 का एक फेमस केस है, फेमस जजमेंट है, जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात करी गई थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पर बुनियादी ढांचे की यहाँ पर बात करी गई थी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को निर्धारित किया था उस टाइम, ठीक है। तो उस फैसले के संदर्भ में इस मामले ने इस बात से इनकार कर दिया था कि केशवानंद भारती के मामले में
जो पहले 9वीं अनुसूची में किए गए किसी भी संशोधन को अदालत में चुनौती जो है वो नहीं दी जाएगी। यदि हम बात करें इससे पहले जो भी संशोधन किए गए हैं तो हम उनको क्या करेंगे, कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर ये बोला था। ठीक है, इन रेफरेंस टू दैट जजमेंट इन के दैट दिस केस रूल्ड आउट that any amendment made in the 9th schedule before the Keshwant Bharati case will not be changed in the court, but any amendment made after that will। ठीक है, और एक और क्लॉज है, एक और हमारा आर्टिकल 31C है जो कि बात करता है सेविंग ऑफ आर्टिकल गिविंग इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, बैक इन द ईयर 1971 की जब हम बात करें 25th अमेंडमेंट शो एट इट्स फेस। ठीक है, कि हमारी तब तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी थी, 25 अमेंडमेंट जो है वो हो चुकी थी। और फ्रॉम दिस अमेंडमेंट 31C को जो है वो लाया गया था, और प्रीवियस आर्टिकल वाज कंसर्न, जो कि कंसर्न करता है फंडामेंटल राइट से, जो कि बट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट डीपीएसपी। ठीक है, ये आर्टिकल बात करता है डीपीएसपी से, और दिस राइट कंटेन पार्ट 4 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इट सेज दैट लॉ जो भी बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा कि मेड बाय द स्टेट, और वो सिक्योर करे द राइट ऑफ जो कि कंटेन किए गए हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कैन नॉट बी डिक्लेयर वॉइड। जिसमें ये बोला कि हम कोई भी स्टेट जो लॉ बनाता है, ठीक है, और वो क्या ऐसा लॉ बना रहा है जो कि पार्ट 4 में जितने भी हमारे डीपीएसपी दिए गए हैं, ठीक है, जो उस अधिकारों को, उन सभी अधिकारों को सुरक्षित रखता है, तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के आधार पर शून्य घोषित या चुनौती जो है उसको नहीं दी जा सकती। कि हम यदि स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए जो वैलिड है और सिक्योर करता है उनके राइट को, मतलब सभी स्टेट के लिए सही है। ठीक है, टीपीएसपी में हमने क्या देखा, और अभी भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर ये डायरेक्शन किसको दी जाती है, स्टेट को दी जाती है कि आप जो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नई नई पॉलिसीज बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि यदि ऐसा लॉ स्टेट ने बनाया है जो कि अच्छा है, ठीक है, जो कि ऐसा राइट जो कि सिक्योर करता है, ठीक है, राइट को जो कि कंटेन किए गए हैं आर्टिकल पार्ट 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है, ठीक है, उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ना ही उसको चैलेंज करें, ना ही उसको वॉइड डिक्लेयर करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 31। ठीक है, और पुटिंग इट और अदर वे इट वाज बेसिकली केप्ट आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसमें बोला है, इट आल्सो स्टेटेड दैट इफ सच लॉ जो कि मेड किए गए, जो कि बनाए गए लेजिस्लेचर और स्टेट के द्वारा, देन लॉ शुड बी सेंट फॉर द असेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो यदि कोई भी स्टेट, यदि आप जानते हैं वैसे भी हमारा लॉ किस तरह से बनता है, पहले वो पास होता है, फिर लॉ जाता है, या तो स्टेट में बनाया जा रहा है तो सीएम या जो गवर्नर होते हैं वो फाइनल असेंट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि आप लॉ को जो है वो मतलब एक एक्ट, ये बिल कब लॉ बनता है तो वो प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही जो है वो लॉ बनेगा। और इन एनी केस द प्रेसिडेंट सर्टिफाई कर दे कि लॉ बाय द गिविंग हिज असेंट एंड लॉ पास्ड हो जाए, और यदि वो फिर भी वायलेट कर रहा है किसी भी हमारे आर्टिकल 14, 19 और 31 के किस प्रोविजन को, तो वी आर लेफ्ट विद नथिंग एन ओपिनियन बिकॉज इट इज सिक्योर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जुडिशियल पर्सुएट। ठीक है, तो बोला है यदि अब किसी भी मामले में राष्ट्रपति अपनी सहमति देकर कानून को प्रमाणित कर देता है और कानून पारित हो जाता है, और उसके बाद अनुच्छेद 14, 19 और 31 में का उल्लंघन हो रहा है, यदि ऐसा लॉ बना दिया गया है जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि वायलेट कर रहा है इन प्रोविजन को, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प जो है वो बचता है, कुछ भी विकल्प नहीं बचता, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के न्यायिक अवलोकन को सुरक्षित जो है वो नहीं करता। तब हमारा कौन आता है, हमारा जुडिशरी जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और जुडिशरी इंटरप्रेट करता है कि ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है, क्या ये सही है या नहीं है। Under this article, no law which give the effect to the provision contain Article 39B and 39C can be challenged under Article 14, 19 and 31, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में इसके बाद। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक फेमस केस जो कि डिसाइड हुआ था 9th बेंच के द्वारा, और वन ऑफ द मोस्ट प्रेज्ड लैंडमार्क जजमेंट इसमें आई थी। इसमें बोला क्या था, ले डाउन किया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को, व्हिच स्टेटेड दैट एनी लॉ, ठीक है, शुड नॉट बी वायलेट, कोई भी ऐसा लॉ जो है वो वायलेट नहीं करता होना चाहिए फंडामेंटल राइट को, और यदि अमेंडमेंट आर टू बी मेड, और इफ अमेंडमेंट टू बी मेड देन इट शुड बी और as such that they do not destroy the basic structure। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि
एक ऐतिहासिक फैसला था जो कि बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को निर्धारित करता है, जिसमें ये कहा गया था कि बनाया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे, कि हम ऐसा लॉ बनाएं जिसमें को जो कि फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से वायलेट ना करे। और यदि संशोधन किया जाता है, ठीक है, और इसे इस तरह से बनाया जाता है कि वो बुनियादी ढांचे को, मतलब हम कोई भी लॉ बनाए तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय न करे, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट आर द आउट मोस्ट इंपॉर्टेंस होती है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और ठीक है, और दे शुड बी प्रिजर्व बाय with all due respect by the state and the provision should be made to protect them or abrogate them, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि उन्हें राज्य के द्वारा तो उचित सम्मान के साथ जो है संरक्षित किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा और उन्हें निरस्त करने के प्रावधान जो है वो, ठीक है। ऑल दो हम बात करें कि थ्रो दिस केस रेज क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की 25th अमेंडमेंट देयरफॉर डिक्लेयर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी वायलेट, कि यहाँ पर हमने ये बोला था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो किसी भी तरह से अमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। और जो प्रोविजन दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 368 and the second part of this article give the jurisdiction of all of the court a boot hence, यदि बोला है कि यहाँ पर आर्टिकल 368 की भी बात करी गई है जो कि अमेंडमेंट की बात करता है, और यहाँ पर बोला है कि इस अनुच्छेद के दूसरे भाग में अदालत के अधिकार क्षेत्र को एक बूट दिया है, और इसे ये बोला है कि ये इसलिए अनुच्छेद 31C की वैधता पर जो है वो इसके बाद इसके समाप्त होने के साथ जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। यदि कोई भी लॉ, मतलब क्रक्स यही है कि यदि आप कोई भी लॉ बना रहे हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो आप उसको जो है वो क्या कर दोगे, डिसमिस कर दो, वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। आर्टिकल 32 क्या बहुत बात बोलता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जब हम बात करेंगे इसके इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल की, कि यदि जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए ना हमारे, इनमें से किसी की भी वायलेशन होती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 और 226 में जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। और इट गिव द राइट टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, टू सीक जस्टिस इन अ कोर्ट। यहां पर बोला है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ये किसी भी व्यक्ति को अदालत में न्याय पाने का अधिकार जो है वो देता है, कि जब उन्हें लगता है कि हमारे किसी भी राइट की उल्लंघन हुई है, ठीक है, यदि उनको लगता है कि उनको फील होता है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है, चाहे वो अनड्यूली डिप्राइव्ड हुआ, ठीक है, या अनुचित रूप से वंचित उन्हें किया गया है किसी भी राइट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने अधिकारों को निष्पादन करने के लिए। तो उनके पास ये शक्ति है जो कि संविधान में दी गई है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 जो है वो अश्योरेंस देता है, श्योर करता है राइट को, गारंटी टू अ पर्सन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एज द स्टैट्यूट, जो कि ग्रांट अ पर्सन राइट टू इमीडिएटली रीच द सुप्रीम कोर्ट विदाउट परसुइंग अ लॉन्गर प्रोसीजर by going to the lower court first and primary object to the jurisdiction of अंडर आर्टिकल 32 टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, ठीक है। यहाँ पर बोला कि हम क्या कर सकते हैं, सीधे कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बिना जरूरत नहीं है आपको कि सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाओ। देखो कि यदि आपको कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस फाइल करना हो, मतलब यदि आपके खिलाफ भी कभी क्रिमिनल केस फाइल हो या किसी ने भी मतलब सिविल केस भी फाइल करना हो, सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर ऐसे हायरार्की में फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आप जब फंडामेंटल राइट की बात आती है तो आप डायरेक्ट जो है वो इमीडिएटली रीच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को विदाउट pursuing a longer procedure by going lower court first and object to the writ jurisdiction, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 टू इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को कहा है, इफ आई वाज आस्क्ड टू द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर आर्टिकल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब नाम आता है एक ऐसा आर्टिकल है जो कि विदाउट विच अ कॉन्स्टिट्यूशन
वुड बी नलिटी। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना जो है संविधान क्या है, अमान्य है। ठीक है, जिसको कि हमने क्या कहा है, संविधान की आत्मा और इसका मूल कहा है। ठीक है, इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब कंसेप्ट एंड पर्पस क्या है आर्टिकल 32 का, इसमें हम रिट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समाप्त कर देंगे इसको, अभी 6:12 हुए हैं, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे आज। आर्टिकल 32 में बोला है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट देता है इंडिविजुअल को कि आप मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लेने के लिए। ठीक है, यदि आपको फील हो रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, यदि आपको किसी भी रूप में आपके फंडामेंटल राइट से वंचित किया गया है, ठीक है, तो आप अपेक्स कोर्ट, द अपेक्स कोर्ट इज गिवन द अथॉरिटी। तो यहाँ पर शीर्ष अदालत को अपेक्स कोर्ट ने को संविधान के द्वारा ये अधिकार, किसी भी प्रकार से अधिकार जो है वो अधिकार के निष्पादन के लिए आप निर्देश या आदेश जारी करने का यहाँ पर अधिकार दिया है। यहाँ पर सिंपल ये समझना है कि आपको अथॉरिटी दी गई कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को राइट है, मतलब वो इशू कर सकता है रिट। ठीक है, यदि आप फाइल करते हो, ठीक है, तो आपके फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट करवा सकता है। ठीक है, जो कि हमारा आर्टिकल 32 जो है वो प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी है, उसे कंसीडर किया जाता है कि ये आर्टिकल 32 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोटेक्टर और गारंटर है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, और नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले बोला है हम ये देखते हैं कि नेचर क्या है रेड जुरिस्डिक्शन का अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फैक्टर गाइडिंग एंड डायरेक्शन एंड मीनिंग यहाँ पर दिए गए। ठीक है, और यदि कोई हिंदी मीडियम वाला होगा और रिकॉर्डेड भी बाद में देखेंगे तो उनको बता दूंगी कि यहाँ यही चीजें जो आगे डिस्कस करी गई हैं आर्टिकल 32 में। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सी चार्ट स्क्रीन शॉट है तो इसकी हिंदी नहीं है। ठीक है, लोकल स्टैंडिंग क्या होता है, लोकस स्टैंडिंग, राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, कि आपको राइट है टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट, कि आपको जो है वो कोर्ट के सामने सुना जाएगा। अल्टरनेटिव रिलीफ क्या होता है कि रेमेडी साउट इन लॉ सूट इन अ वेरियस अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, वेरियस अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है वो आपको रेमेडी दी जाएगी। ठीक है, रेस जुडिकाटा क्या होता है, यदि आप सिविल केसेस में भी देख लो, और हमने जुरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बार केस डिसाइड हो चुका है तो सेम थिंग है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज है, तो बार बार केस फाइल नहीं किया जाएगा। एक बार केस फाइल हो चुका, मतलब डिसाइड हो चुका है, तो बार बार केस फाइल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या बोलता है कि एन इशू दैट इन्वॉल्व द रेजोल्यूशन ऑफ फैक्चुअल डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, एक ऐसा इशू जो कि इन्वॉल्व है रेजोल्यूशन ऑफ फैक्चुअल डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी का। ठीक है, लेट्स क्या है, यहाँ पर बोला है कि अ डिफेंस टू अ इक्विटेबल एक्शन दैट बार रिकवरी बाय प्लेंटिफ बिकॉज द प्लेंटिफ अनड्यू डिले जो है वो सीक कर सकता है रिलीफ। ठीक है, और अब आर्टिकल 32 जो है वो सब क्लॉज 1, आर्टिकल 32 क्लॉज 1। ठीक है, सब क्लॉज नहीं, क्लॉज 1 बात करता है गारंटी टू रेमेडी की उपाय, यदि मतलब आपको रेमेडी की गारंटी दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 32 में हमने मेन क्या देखा है कि हम रिट फाइल करेंगे, किसी भी पर्सन को ऐसा फील होता है कि मेरे फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई या मुझे फंडामेंटल राइट से वंचित किया गया है, मेरे किसी भी राइट की वायलेशन हुई है, किसी भी राइट का हनन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 32 में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल करेंगे और अपने राइट को इन्फोर्स करवाएंगे। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में बोला है गारंटी दी है आपको रेमेडी लेने की। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में बोला है कि पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कि वो इशू कर सकते हैं रिट। ठीक है, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में बोला है कि पावर है पार्लियामेंट को कन्फर द पावर टू इशू, कि वो इशू कर सकते हैं रिट और अदर कोर्ट सो फार एज दिस पावर इज नॉट एक्सरसाइज, कि ये जो रिट इशू करने की पावर है ना, ठीक है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, बाकी किसी भी कोर्ट को नहीं। ठीक है, तो ये दिया गया आर्टिकल 32 क्लॉज 3। आर्टिकल 32 क्लॉज 4 ये बात करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, Supreme Court, which is guardian of fundamental right in India,
तो थ्री काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल क्या हुई कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हो। ठीक है, और अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि आप अपील के थ्रू जाते हो। ठीक है, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं, जब डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एडवाइस मांगी जाती है, तो वो होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर बोला है कि आर्टिकल 32 क्लॉज 4 में बोला है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो सुप्रीम कोर्ट विच जो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, उसके पास तीन काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, आर्टिकल 32 यूज द पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और जब फंडामेंटल राइट की बात आती है, जब हमने बात करी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है केस, रिट फाइल करी जाती है, या तो हम पीआईएल देखें। ठीक है, रिट पिटीशन वही होती है कि आप पीआईएल फाइल कर देते हो, या हैवेस कॉर्पस रिट मतलब रिट पिटीशन डायरेक्ट फाइल कर देते हो, या ऐसा कभी होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसा पब्लिक मैटर है तो आप डायरेक्ट पीआईएल भी फाइल कर देते हो, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो है वो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बोला है कि आर्टिकल 32, ठीक है, यूज द पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन of the Supreme Court by which any person who has complained this or her his or her fundamental right has been violated within the territory of the India may move डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बोला कि कोई भी पर्सन ऐसी किसी की भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है और कोई भी पर्सन उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो वो सीधे ही कहाँ जा सकता है, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है आर्टिकल 226 में जाकर। ठीक है, और वह हाई कोर्ट में जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है। आर्टिकल हम 226 का भी यूज कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, और अपना हम आर्टिकल 32 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच में यदि सरकार, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की तरफ से कोई भी यदि विवाद हो जाए, तब भी हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की ये बात करी है कि हम कब कब जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, और यदि ऐसा हो जाए कि किसी कंट्री का हमारे किसी अदर कंट्री के साथ भी यदि कोई विवाद हो जाए और वो हमारी ही कंट्री में सॉल्व होने योग्य होगा, तभी हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट करेगी। और यदि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट और किसी ऐसे स्टेट में जो है वो ऐसा मुद्दा हो जाता है कि या तो स्टेट वर्सेस स्टेट में भी हो जाता है, जैसे स्टेट ऑफ हिमाचल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बीच में कोई मुद्दा आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब रिट डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 32 में कौन कौन सी रिट दी गई है। ठीक है, तो समझ आ रहा है, सबसे पहले एक बार बता दो। ठीक है, अभिजीत जी, मोहम्मद जी, जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है? ऑडियो वीडियो तो आ रही है ना? ठीक है, अभिजीत जी, मोहम्मद जी, यस। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि रिट कौन कौन सी जो है वो फाइल की जा सकती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इन केस यदि हम बात करें कि यदि किसी के फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है, तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, और देयर आर हमारे पास कितनी रिट है, 5 टाइप ऑफ रिट है। ठीक है, इन केस यदि वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट की, फर्स्ट है हैबेस कॉर्पस। अभी हैबेस कॉर्पस जो है वो रिट कब फाइल कर सकते हैं, इसका मतलब होता है रिड्यूस द बॉडी। मेन पर्पस ये है कि इस रिट को हम तब क्लेम कर सकते हैं यदि किसी पर्सन की अनलॉफुल डिटेंशन हुई, किसी पर्सन को यदि अनलॉफुली तरीके से डिटेन करा गया है, किसी मतलब या तो पुलिस अथॉरिटी ने ही डिटेन कर दिया। ठीक है, यदि ऐसे किया गया है ना कि जैसे हमने अरेस्टेड पर्सन के राइट भी देखे थे, तो हमने देखा था कि यदि किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो फर्स्टली उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसने आखिरकार किया क्या है, जिसके बेस पर जो है वो हम उसको अरेस्ट करें। और फिर सेकंड ये रहता है कि उसको विद इन 24 आवर जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा, यदि उस पर्सन को डिटेन भी कर लिया है और उसने यदि कोई क्राइम किया, ऑफेंस भी किया है, तो उसको जो है विद इन 24 आवर के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है,
और यदि ऐसा कुछ नहीं है, एक पर्सन को बिना किसी गलती के अनलॉफुल डिटेन करके रखा है किसी ने भी, किसी इंडिविजुअल मतलब अथॉरिटी ने भी, पुलिस ने, अथॉरिटी ने भी, तो ठीक है, तो हम उस तो या तो उस पर्सन, वो पर्सन इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव में से कोई भी हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकता है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो, इसका मेन पर्पस ये है कि क्लेम करना राइट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल को अनलॉफुली डिटेन किया गया है, तो हम उसके उस पर्सन के लिए जो है वो, हम उसको जो है वो छुड़ाने के लिए, या उस अथॉरिटी को जिसने कि उसको अनलॉफुल रिटेन किया है उसके खिलाफ जो है वो हम रेट फाइल करेंगे। और पर्पस क्या है कि प्रोटेक्ट करना एक इंडिविजुअल को अनलॉफुल हार्म से, कि यदि उसने कोई गलती नहीं करी है ना, और प्रशासनिक प्रणाली ने, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने ऐसा किया है, किसी पब्लिक अथॉरिटी ने ऐसा किया है, उसको ऐसे डिटेन करके रख लिया, अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, तो जो है वो हम उसको नुकसान से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंडिविजुअल को ये रिट फाइल करते हैं। ठीक है, शिवम चौधरी जी, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, वेलकम। आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। अभी जो है वो आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, और फिर है कि अ क्रिमिनल हु इज कन्विक्टेड हैज अ राइट, एक पर्सन जिसको कि कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको राइट है कि वो सीख कर सकता है, असिस्टेंट ले सकता है कोर्ट से, और इस रिट को फाइल करके, कैसे हो शिवम चौधरी जी, ठीक है, तो इस रिट को फाइल करके जो है वो इस एप्लीकेशन को फाइल करके रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ठीक है, कि वो अप नेक्स्ट यूनिट कौन सा पढ़ाएंगे, आप बताओ कि कौन सा पढ़ना है। ठीक है, अभी जो है वो नेक्स्ट मैंने यही सोचा है कि हम टॉट और अ, हम टॉट वाली यूनिट जिसमें कि टॉट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, मोटर व्हीकल है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम कमर्शियल लॉ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके प्रोविजन हमने लास्ट में भी, जब हमने बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करे थे तो रह गए थे, क्योंकि वो यूनिट्स काफी ज्यादा लॉन्ग है। हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं, फिर उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, फिर उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, पार्टनरशिप का है, तो बहुत लंबी यूनिट्स हैं। तो मैंने सोचा है कि वो यूनिट्स हम पहले कर लेंगे, और काफी ज्यादा एग्जाम भी मतलब क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं उसमें। ठीक है, डायरेक्ट आपको सेक्शन वेज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये जो माइनर और मेजर एक्ट है, ठीक है, उनमें। ठीक है, कमर्शियल स्टार्ट करना मैम, ठीक है, कमर्शियल कर लेंगे। ठीक है, हाँ, कमर्शियल मैं भी यही बोल रही थी कि लास्ट में क्या हुआ था ना, हमारा जब एकदम से एग्जाम आ गया था तो हमने उसको वेरी शॉर्ट शॉर्ट किया था, तो अभी हम कमर्शियल को जो है वो पहले कर देंगे, क्योंकि उसमें कंपनी लॉ भी है, तो मिनिमम से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर एक छोटे छोटे माइनर एक्ट से भी देखने को मिलते हैं। तो अभी हम, ठीक है, तो हम कमर्शियल पहले कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी रिट है, और हो जाएगा, अभी हम 2 आवर की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट हो जाएगा ये बहुत जल्द। अभी हमारा मेन मेन पोर्शन ऑफ फंडामेंटल राइट खत्म हो गया, फिर हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन देखेंगे, फिर इलेक्शन देखेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम कमर्शियल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। आर्टिकल 32 डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिकल 32 में कौन कौन सी रिट दी गई हैं। हैबियस कॉर्पस, 5 टाइप ऑफ रिट दी गई है। हैबियस कॉर्पस जो है वो कब जो है वो अप्लाई की जाती है, कब जो है हम रिट फाइल कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस, तो इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, कि इसका मेन पर्पस ये है कि यदि किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, किसी इंडिविजुअल को अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पस से हम किसी भी पर्सन, किसी भी अथॉरिटी ने, हमारे पब्लिक अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ऐसा है कि किसी अथॉरिटी ने उसको अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पस से जो है वो इस रेट को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बोला है कि एक क्रिमिनल, ठीक है, जो कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, दोषी ठहराया गया एक अपराधी को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन के दायरे को दायर करके अदालत की सहायता लेकर जो है लेने का अधिकार है। ठीक है, a criminal who is convicted has a right to seek the assistance of the court by filing the application for a habeas or writ of habeas corpus if यदि उसे ऐसे लगता है कि उसे गलत तरीके से क्या किया गया, यदि किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है ना, ठीक है,
और उसने रियली में कोई ऑफेंस किया है, तब हम उसके खिलाफ ऐसा नहीं करेंगे कि पुलिस वाले उठा के ले गए और तो हम रिट जो है वो फाइल कर देंगे हेबियस कॉर्पस। हम तब जो है वो ये रिट फाइल कर सकते हैं यदि किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके रखा और उसे लगता है कि मेरे को रॉन्गफुली इम्प्रिजन किया गया है, मतलब गलत तरीके से मेरे को कैद करके रखा है। जिन शर्तों में उसे रखा गया है वो मानव उपचार या न्यूनतम कानूनी मानकों के नीचे है। मतलब यहाँ पर बोला है कि उस कंडीशन में उसको जो मतलब उसने मतलब कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है, और उसको ऐसे ही रख लिया है यहाँ, ऐसे ही कोई अनलॉफुली डिटेन करके अथॉरिटी लेगी, तो ऐसा यदि किया जाता है तभी हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि किसी को ऐसे ही दोषी ठहराया गया है, मतलब पुलिस अथॉरिटी ने। अब बात करें कि फर्स्ट हैबियस कॉर्पस केस जो है वो इन इंडिया में कहाँ फाइल किया गया था, फर्स्ट टाइम जो हैबियस कॉर्पस रिट कब कहाँ पर फाइल करी थी, तो केरला वेयर इट वाज फाइल्ड बाय द विक्टिम फादर एज अ विक्टिम पी राजन, ठीक है, हु वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था, उसको अरेस्ट किया गया था केरला पुलिस के द्वारा एंड बीइंग अनेबल टू बियर द टॉर्चर, ठीक है, और वो जो है वो उस टॉर्चर को सहन नहीं कर सका, जो कि पुलिस अथॉरिटी ने उसको जो है वो तंग करा, ठीक है, उस टॉर्चर को वो सहन नहीं कर सका। और शिवम चौधरी जी, मोहम्मद जी और अभिजीत जी के अलावा और कौन आया है न्यू, ठीक है, जिसने अभी अभी ज्वाइन करा, ठीक है, जो कोई भी ज्वाइन करा है, तो यदि आप दोबारा से भी पूछना चाहते हो कुछ तो बोल सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, आर्टिकल इस सेशन में हमने आर्टिकल थोड़ा सा स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो आर्टिकल अपना 30, ठीक है, 29, 30, 32 ये सब हमने डिस्कस किया और अभी जो है हम रिट जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो हाँ जी मैम ऑल क्लियर, ठीक है, हाँ जी शिवम चौधरी जी। लेकिन इसके अलावा कौन आया है क्लास में, क्या अंजलि पांडे जी हैं या ललिता जी, जो कि दिल्ली की स्टूडेंट है, मैं उनको पूछ रही हूँ क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट ललिता जी है जी मैम, आई विल सी रिकॉर्डेड, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता नहीं था कि हमारी क्लास 5 to 7 हो रही है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए करें, क्योंकि अब लड़कियों को तो मैं ये भी बोल सकती हूँ क्योंकि फीमेल को घर में भी बहुत काम होता है, लेकिन आप क्या करो मतलब यदि आप सुनते भी रहा करो तब भी समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत डिटेल से करवाती हूँ, ठीक है। चलो, तो इस फर्स्ट टाइम बोला हैबियस कॉर्पस को इन इंडिया में फाइल किया गया था इन केरला में, ठीक है, और एक विक्टिम के फादर ने जो है वो उसको फाइल किया गया था क्योंकि विक्टिम क्या था, कॉलेज स्टूडेंट था और वो सहन नहीं कर सका पुलिस की टॉर्चर को और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। तो उसके फादर ने हैबियस रिट फाइल करी और प्रूव किया कि दैट कि ये साबित हो गया कि इसकी जो मृत्यु हुआ है वो पुलिस कस्टडी में हुई है। तो शिवम चौधरी जी, मैंने थोड़ी ना करना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड, ये देखो कि यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है हर एक क्लास में हर एक स्लाइड में दिया जाता है 8209837484, तो आप इसमें ऐड हो सकते हो, मैसेज करो, ठीक है, कि मेरे को इस ग्रुप में ऐड करो, ठीक है, तो आप हो जाएंगे, ठीक है, मैसेज ही तो करना है, इतना सा काम कर लो, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस अथॉरिटी को जो है वो लाइबल ठहराया गया उस स्टूडेंट को जिसको कि उन्होंने लॉफली तरीके से डिटेन करा था और उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और फिर है आपका नारायण वर्सेस ईश्वर लाल का केस, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस। तो नारायण वर्सेस ईश्वर लाल केस जो है वो, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द कोर्ट वुड रिले on the way of procedure in which the locate has been एक्सक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पर अदालत ने ये माना कि उन प्रक्रियाओं को तरीकों पर भरोसा करेगी जिसमें जिस स्थान से निष्पादित किया गया है। इस केस को थोड़ा सा नाम ही याद रख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस है जिसको कि हम हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी सिर्फ हैबियस कॉर्पस केस और एडीएम जबलपुर के वर्सेस शिवकांत शुक्ला का, इतना याद रख लीजिएगा। और ये याद रख लीजिएगा कि इसमें हेल्ड हुआ था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन द ड्यूरिंग ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कि हम बोले है बात करें, ये माना गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब हम बात ये ओके हाँ,
सिर्फ इस पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा मजाक करी थी, लेकिन ये जो नंबर दिया गया ना, तो आप इसको मैसेज कर दीजिएगा, अपने आप ही यहाँ पर ऐड कर दीजिए। आप बोलिएगा कि मैं पेड स्टूडेंट हूँ, मैंने पेड कोर्स लेके रखा है और मेरे को जो है वो ऐड करो। देखो कि आपने कितना टाइम से ज्वाइन करा है। लास्ट आपके आप हमारा जो लास्ट कोर्स चल रहा था उसमें आप बीच में से आए थे, जब हमारा कोर्स एंड ही होने वाला था, ठीक है। तो आपको यदि आपका टाइम पीरियड अभी है, ठीक है, कोर्स का, तो अब आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई भी यहाँ पर जो फ्री भी क्लासेस होती हैं, सर की भी होती हैं, पेपर 1 की तो ज्यादातर क्लासेस फ्री भी होती हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। क्वा वरेंटो रिट क्या है, तो इट मीन्स बाय हुम दैट व्हाट मीन, ठीक है। यहाँ पर बोला कि किस अर्थ से, ठीक है, व्हाट मीन, बाय व्हाट मीन क्वा वरेंटो। क्वा वरेंटो एक रिट को पब्लिक सर्विस केस shall be given to preclude people to whom he is not entitled from participating in a public office। यदि कोई पर्सन ऐसा है जिसने कि बिना किसी अथॉरिटी से या बिना किसी हक से कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करके बैठा है कोई पर्सन, तो क्वा वरेंटो जो है वो रिट फाइल करी जा सकती है। यह रिट जो है लोकसभा के मामले में लागू की जाएगी जब लोगों को रोकने के लिए जो है दी जाती है जिसके लिए वो हकदार नहीं, कि एक पर्सन जो कि उसके लिए हकदार नहीं है और यदि वो फिल्फी पार्टिसिपेट या एंटाइटल करके बैठा है और कोई भी पब्लिक ऑफिस, तो आप उसको जो है वो इस रिट को फाइल कर सकते हो उसके खिलाफ। इन केस ऑफ अशोक पांडे वर्सेस मायावती का द रूट ऑफ क्वा वरेंटो वाज रिफ्यूज्ड अगेंस्ट द मायावती सीएम and other minister for the cabinet even though they were राज्य सभा member, ठीक है। यहाँ पर बोला कि एक केस था जिसमें अशोक पांडे वर्सेस अशोक पांडे के मामले में मायावती श्री सीएम थी जो, ठीक है, उनके मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के खिलाफ जो है वो ये रिट जो इशू हुई थी, इस रिट को अस्वीकार कर दिया था, भले ही वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है वो अस्वीकार किया गया था, रिफ्यूज किया गया था। तो देन इन दिस केस, ठीक है, जीडी करकरे, ठीक है, जीडी करकरे वर्सेस टीएल शेबड़े, ठीक है, ये केस है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ नागपुर ने ऑब्जर्व किया था कि ये प्रोसीडिंग जो कि रिट ऑफ क्वा वरेंटो की, ठीक है, ये आवेदक अपने किसी भी अधिकार को लागू करने की मांग जो है वो नहीं करता और न ही वह अपने प्रति किसी भी कर्तव्य का पालन करने की शिकायत करता है। और ये सवाल कि गैर आवेदक के पद का निर्धारित करने, पद धारण करने का अधिकार है जो कि आदेश में पारित किया जा सकता है और इसे पद से बाहर जो है वो निकाला जा सकता है, करने का आदेश दिया जा सकता है। यहाँ, ठीक है, यहाँ पर बोला कि इन द प्रोसीडिंग ऑफ रिट ऑफ क्वा वरेंटो, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकांट जो है वो यदि सीक नहीं करता है एनफोर्स एनी राइट ऑफ दिस एक्ट और नॉट डज ही कंप्लेन, ना ही तो वो कंप्लेन करता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, की यदि कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है कि यदि कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, और तो यहाँ पर यदि उस पर्सन को ड्यूटी बनती है और वेयर द, जब हम बात करें क्वेश्चन इज द राइट इज नॉन एप्लीकांट टू होल्ड द ऑफिस, और एक ऐसा पर्सन है जो कि एंटाइटल नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने में, तब ऑर्डर किया जा सकता है उसको कि आप जो है वो इस ऑफिस से बाहर जा सकते हो या उसको उस कुर्सी से हटाया जा सकता है। मैंडेमस क्या होता है, वी कमांड, कि हम आदेश देते हैं। ये रिट जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ कंपल्सरी एंड एक्सक्लूसिवली मिनिस्ट्रियल ड्यूटी और इशू की जाती है लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट को भी, ठीक है। ये इशू, ये रिट जो है वो ये बात करती है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये रिट जो है वो किसको किसको प्रोवाइड की जा सकती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ कंपल्सरी एंड एक्सक्लूसिवली मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज को, कि यहाँ पर एक पर्सन की वो ड्यूटी बनती है तो वहां पर उसको आदेश दिया जा सकता है कि आप उस पर्टिकुलर ड्यूटी को फुलफिल करो, ठीक है। और यदि कोई पर्सन नहीं करता है तो उसको जो है वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए इशू की जाती है रिट, और लोअर कोर्ट को भी फिल की के खिलाफ भी जो है वो रिट फाइल करी जा सकती है, कि वहां पे ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप जो है वो इस ड्यूटी को फुलफिल करो, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, बाय द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोअर कोर्ट और मिनिस्ट्रियल ड्यूटी जो भी यदि कोई पर्सन नहीं कर रहा, कोई अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रही है, तो वहां पर ये रिट फाइल हो सकती है। राशिद अहमद वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड का ये केस है, यहाँ पर हेल्ड किया था कि रिलेशन ऑफ टू द फंडामेंटल राइट the availability of alternative remedy cannot be absolute bar for the issue of writ
थ्रो द फैक्ट में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पर ये बोला इस केस में राशिद अहमद वर्सेस नगर पालिका बोर्ड में, म्युनिसिपल बोर्ड में ये माना गया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता रिट जो है वो जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण, एक पूर्ण बाधा जो है वो नहीं हो सकती। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर कमांड दी जाती है, यदि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी क्या करेगी, लोअर अथॉरिटी को बोलेगी कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर ड्यूटी को फुलफिल करो। ठीक है, एक और केस है कि इन द केस ऑफ मंजूरी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर द पब्लिशर बुक ने अप्लाई करी थी रिट ऑफ मैंडेमेंस अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर द इंक्लूजन ऑफ दिस बुक of his book in the list of books जो कि which were approved as a textbook in a school, but इस रिट को लॉ ही नहीं किया गया क्योंकि ये मैटर was completely within the discretion of DIP। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ये जो रिट फाइल करी गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला था इस रिट को अलाउ नहीं किया गया क्योंकि ये रिट जो थी किसी भी पर्सन की, जब यहाँ पर बात आती है डिस्क्रिप्शन की, तो वहां पर अप्लाई नहीं होती। हम सिर्फ उनको जो है वो उन पर जो है ये रिट अप्लाई कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, और किसी भी तरह से सुपीरियर कोर्ट के अधीन काम करते हैं, गवर्नमेंट होगी या मिनिस्ट्रियल ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हम उस रिट को एप्लीकेबल करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं या जारी कर सकते हैं। ठीक है, सर्सियोररी कहती है कि सर्टिफाइड, ये प्रोवाइड की जाती है कि पावर, यदि कोई पर्सन अपनी पावर को रॉन्गफुली एक्सरसाइज कर रहा है तो बोलता है कि आप सर्टिफाइड करो, कि आप प्रमाणित करो, प्रूव करो, सर्टिफाई करो। ठीक है, यहाँ पर बोला कि ये प्रदान किया जाता है कि यदि कोई पर्सन, यदि कोई अथॉरिटी गलत अपनी पावर को रॉन्गफुली एक्सरसाइज कर रहा है एंड जजमेंट ऑफ केस इज फोर्स ऑन, तो वहां पर जो है वो या किसी भी निर्णय का वो गलत तरीके से जो है वो दे रहा है कि अपनी जजमेंट को गलत जो है वो एक्सरसाइज कर, अपनी पावर को वो रॉन्गफुली एक्सरसाइज कर रहा, तो वहां पर ये रिट फाइल हो सकती है, आपकी सर्सियरी रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, इसका लिटररी मीनिंग क्या है, आपका सर्टिफाइंग। ठीक है, और केस है, ठीक है, सूर्यदेव नारायण वर्सेस नारायण नहीं है, सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई नाम आपके माइंड में ऐसा जा, सूर्यदेव नारायण, सूर्य नारायण, ये नाम जो है वो एक कॉमन से है, ऐसे ही नहीं बना। ठीक है, तो आपका सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है मीनिंग, एम्बिट एंड स्कोप ऑफ रिट ऑफ सर्सियोरिटी। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि सर्सियोरिटी इज ऑलवेज अवेलेबल अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट। ये जो सर्सियोरिटी या आप कई लोग इसको सर्सियोरिटी या सर्सियोरिटी अलग अलग नाम से कहेंगे या ऐसे ही। ठीक है, अलग अलग जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्सियोररी का यहाँ पर मतलब समझाया था और एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर बोला था कि जो ये सर्सियोररी रिट है वो अवेलेबल होती है अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट। ठीक है, क्योंकि इंफीरियर कोर्ट होते हैं उन पर जो है वो अवेलेबल होती है अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट, नॉट अगेंस्ट द इक्वल और हायर कोर्ट। ठीक है, ना ही तो वो एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट पर ये रिट फाइल नहीं कर सकता, रिट इश्यू नहीं कर सकता, रिट जारी नहीं कर सकता। ये सिर्फ रिट जो है वो किसको, लोअर कोर्ट को, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट जो है वो फाइल की जाए, रिट जारी होगी। ठीक है, और कैन नॉट बी इशू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट। यहाँ पर हमने बात करी कि ना ही तो ये इशू हो सकती है अगेंस्ट द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स अ बेंच, की अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही दूसरे बेंच, अपने जो भी सुप्रीम कोर्ट भी जो वो अपनी ही सुप्रीम कोर्ट में किसी अदर बेंचेस जो कि डिसाइड करें किसी केस को, तो उन पर ये इश्यू नहीं कर सकती इस रिट को। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होगी, इंफीरियर कोर्ट में होगी। एक और केस है, ठीक है, इन केस ऑफ टीसी बसप्पा वर्सेस टी नागप्पा एंड अदर का केस है। यहाँ पर हेल्ड किया था इस केस में कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दैट द सर्सियोररी में बी एंड जनरली ग्रांटेड होती है कोर्ट के द्वारा, और यदि कोई पर्सन अपनी पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, विदाउट जुरिस्डिक्शन अपने केस को डिसाइड कर रहा है और एक्सेस कर रहा है अपनी जुरिस्डिक्शन का, ये उसको ये दायरा दिया गया है, उस दायरे से ज्यादा जाकर वो उस केस को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, विदाउट जुरिस्डिक्शन और एक्सेस ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस रिट को हम इशू कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्सियोररी को बोला था कि ये जनरली ग्रांटेड होती है जब कोर्ट एक्ट कर रहा है विदाउट जुरिस्डिक्शन और एक्सेस ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। प्रोहिबिशन क्या है कि जब हम बोलते हैं कि प्रोहिबिट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि प्रोहिबिट करो, ठीक है, कि निषेध, निषेध जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये रिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट पर जो है वो फाइल की जाती है, मतलब इशू होती है ताकि अवॉइड किया जा सके, ठीक है, ताकि किसी भी अदालत को, लोअर निचली अदालतों को कुछ ऐसा करने से बचाने के लिए आदेश देती है जो कि कानून उसे मना करता, कि ये जो है वो रिट लोअर कोर्ट को इशू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा, या कि वो कुछ भी ऐसा ना करे जो कि स्टैट्यूट के द्वारा उसको फॉरवर्ड किया गया है, या किसी के कोई ऐसा वो एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी पावर का यूज कर रहा है जो कि लॉ के द्वारा उसको मना किया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ सिर्फ ये बोला है कि यहाँ निचली अदालतों को कुछ ऐसा भी करने और बचाने का ये आदेश देती है जो कि कानूनी रूप से ऐसा करने से उसे मना किया, ठीक है। इसका प्राइमरी एम क्या क्या है, प्रोहिबिट करना इंफीरियर कोर्ट को फ्रॉम वायलेटिंग इट्स अथॉरिटी और बिहेविंग इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ नेचुरल जस्टिस। की नेचुरल जस्टिस का नियम क्या कहता है कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, ठीक है, एक, और दूसरा कि ऑडियो अल्ट्रम पार्टनर और नेमो जुडक्स, वो वाला प्रोविजन जिसमें ये कहा गया है कि एक जज अपने ही केस में जो है वो जज नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेचुरल जस्टिस के नियम का भी कोई उल्लंघन करता है तो उसको प्रोहिबिशन रिट उसके खिलाफ जो है वो जारी की जा सकती है, ठीक है। और एक केस है इन द केस ऑफ ईस्ट इंडिया कमर्शियल एंड कंपनी वर्सेस लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम, ठीक है। ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो पास की जाती है बाय, ठीक है, इस केस में जो कि बात करता है ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम। ये रिट जो है वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन पास्ड डायरेक्टिंग एन इंफीरियर ट्रिब्यूनल प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग इट्स प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड दैट प्रोसीडिंग इज विदाउट और एक्सेस जुरिस्डिक्शन और कॉन्ट्रडिक्शन वाइल द लॉ ऑफ लैंड स्टैट्यूट और अदरवाइज। यहाँ पर ये बोला कि ये जो केस था जिसमें रिट जो है इशू हुई थी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन पास की गई थी, ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए इंफीरियर ट्रिब्यूनल को, ताकि प्रोहिबिट किया जा सके उसको कि वो कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग और विदाउट और एक्सेस जुरिस्डिक्शन और कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब किसी भी तरह से वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके जो भी कार्यवाही कर रहा है उसको जारी रखने से रोक दिया गया था, और जो भी कार्यवाही क्षेत्राधिकार था उसके बिना या उससे अधिक वो यूज ना करे, और उसको प्रोहिबिट किया कि आपकी जो सर्टेन लिमिटेशन दी गई है आप उसी में ही अपना जो है वो केस देखो, ठीक है, आप उससे बाहर नहीं जाओगे और कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन इन फ्यूचर आपको नहीं भुगतनी पड़े, इसलिए आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है इस केस में, ये बोला गया था, ठीक है। और विद द लॉ ऑफ लैंड और स्टैट्यूट अदरवाइज, ठीक है, कि यहाँ पर ये बोला कि ये रिट जो है वो पारित की गई थी उस टाइम इस ट्रिब्यूनल पर, ठीक है, कि ताकि वो कंटिन्यू जो भी प्रोसीडिंग कर रहा है, ठीक है, जो ये ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग था या ग्राउंड प्रोसीडिंग वो कि वो इसलिए था कि ताकि वो एक्सेस अपनी जुरिस्डिक्शन का यूज ना करें और कॉन्ट्रडिक्शन ना हो लॉ ऑफ लैंड में, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड और स्टैट्यूट अदर प्रोविजन। और एक और केस है इन द केस ऑफ बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि वेयर an inferior tribunal is shown to have seized jurisdiction, यहाँ पर ये बोला था कि जहां यदि कोई हीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो इंफीरियर ट्रिब्यूनल के पास जितना क्षेत्र अधिकार है, क्षेत्र पर कब्जा दिखाते हुए जो दिखाया गया है और इससे संबंधित नहीं है, तो ये विचार अप्रासंगिक होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला कि ये जो कंसिडरेशन, तो यहाँ पर बोला विच डज नॉट बिलोंग टू देम, दैट कंसिडरेशन क्या होगी, इररिलेवेंट होगी, और एंड द रिट ऑफ प्रोहिबिशन हैज टू बी इशूड अ राइट, ठीक है। यदि कोई, यहाँ पर ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि यदि इंफीरियर कोर्ट, ठीक है, यदि अपनी वो इंफीरियर ट्रिब्यूनल यदि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है और किसी भी तरह का ऐसा, किसी भी तरह से इस तरह बिलोंग है कि वो उसका कंसिडरेशन या उस इररिलेवेंट है और वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो इशू की जा सकती है रिट, उसको राइट है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन हैज टू इशू एज अ राइट, ठीक है। और यही है। अभी बताओ कितना समझ में आया, बट अभी तक आपको जाना नहीं है, ठीक है। शिवम जी,
कौन कौन छोड़ के गया क्लास को? जल्दी से बताओ कितना समझ में आ गया है? जितना करवाया उतना समझ आ गया? शिवम जी कौन है क्लास में? मोहम्मद जी, अभिजीत जी। ज्यादा लंबी तो नहीं होगी है क्लास? ओके 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 ललिता जी। आर्टिकल 32 से शुरुआत करते हैं ना? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि यूज जब इसका ये तब एग्जिस्टेंस में आता है यदि किसी भी पर्सन की किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, तो वो जस्टिस लेने के लिए सीक जस्टिस कोर्ट में फाइल कर सकता है। ठीक है, यदि उसको फील होता है कि मेरे फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है या किसी भी तरह से उसको वंचित रखा गया है उसके फंडामेंटल राइट से, तब वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। आर्टिकल 32 जो है वो डायरेक्टली बात करता है सुप्रीम कोर्ट की कि पावर के साथ, जगह पे पावर है कि किसी भी पर्सन यदि किसी के फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रिट फाइल कर सकता है, और रिट जो इशू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 जो है वो गारंटी देता है एक पर्सन को कि उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा विदाउट पर्सन, यदि उसको वो बहुत लंबे से प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है रिट फाइल करने का कि एक जो यदि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है तो उसको जो है वो उस राइट उसके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाना है। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि एज यदि हमने पहले भी काफी ज्यादा आर्टिकल में देखा है कि आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी यही कहा है कि हम यदि बात करें किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल की, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, तो ये आर्टिकल 32 है जो कि हार्ट एंड सोल है बाकी सभी आर्टिकल का, जो कि फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। और यदि हम इस आर्टिकल को यहाँ से हटा दें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमान्य हो जाएगा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। और कंसेप्ट एंड पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट का कि यदि कोई भी पर्सन वही कि यदि कोई पर्सन यदि फील करता है कि उसको फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इशू करवा सकता है अपनी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए रिट फाइल कर सकता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 32 है जो वो प्रोटेक्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं कि वो प्रोटेक्टर है, गारंटर है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, और आर्टिकल 32 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है गारंटी टू रेमेडी। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 बात करता है पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 जो बात करता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो कन्फर कर सकती है राइट पावर टू इशू रिट। ठीक है, और विद द अदर कोर्ट। ठीक है, कि और बोला है कि यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि कन्फर ये जो रिट फाइल करने की या रिट इशू करने की जो राइट है, जो जो रिट इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को दिया है, ना कि किसी भी इंफीरियर कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई। कोई भी इंफीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट जो है वो इस पावर का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो रिट इशू करने की जो पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। आर्टिकल 32 क्लॉज 4 जो बात करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट की, तो यहाँ पर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक गार्डियन है फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया में। यहाँ पर 3 काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन दी गई है, ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी। ठीक है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, अपीलेट और एडवाइजरी और ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या होता है, जब हम डायरेक्ट
सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। एपिलेट होता है कि ज्यादातर केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, एपिलेट जुरिस्डिक्शन के आते हैं, कि जहां पर एक क्या किया जाता है कि एक पहले लोअर कोर्ट में, जैसे कि हम बात करें जेएमआईसी की, सीजीएम की, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या हम सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, फिर हाई कोर्ट की बात करते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि बोला है कि हम अपील में जाके यदि केस फाइल करते हैं तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। एडवाइजरी क्या होती है, जब आपके प्रेसिडेंट जो है वो आप एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर में, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर में या फॉरेन किसी मैटर में, किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर में यदि प्रेसिडेंट एडवाइस मांगे तो वो होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल में क्या आता है, हम यदि बात करें आर्टिकल 32 में, ठीक है, आर्टिकल 32 में जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं रिट, ठीक है, फाइल कर सकते हैं रिट, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि हम ओरिजिनल में हम डायरेक्टली जाके क्या कर रहे हैं, रिट फाइल कर रहे हैं। और दूसरा कब बात आती है, कब जो है वो हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो देखी जाती है सुप्रीम कोर्ट की, तो यदि कोई डिस्प्यूट हो जा रहा है स्टेट वर्सेस स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तब भी हम जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यदि ऐसा हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तब भी हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बताता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो रिट है कौन कौन सी फाइल करी जा सकती है, और हमारी जो आर्टिकल 32 में जो रिट दी गई है वो 5 रिट दी गई है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी ये रिट पूछी जाती है यदि वैसे, लेकिन हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में काफी ज्यादा लिमिटेड जो है सिलेबस दिया गया है, जिसको हार्डली 2 क्लासेस में या 1 क्लास में ही कंप्लीट करवा लिया जाएगा, या 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हैबियस कॉर्पस बात करता है यदि किसी पर्सन को आप कोई भी अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी अनलॉफुली डिटेन करती है और किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, उस पर्सन को बिना किसी कारण के हिरासत में लिया गया है, तो हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो हम फाइल कर सकते हैं। वो पर्सन फाइल कर सकता है या उसके रिलेटिव भी उसको वहां से छुड़ाने के लिए जो वो फाइल कर सकते हैं कि उसको अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल को फ्रॉम अनलॉफुल हार्म और कॉज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। और बोला है कि एक पर्सन जो कि कन्विक्ट हो गया, उसको यदि दोष सिद्ध किया गया है उस पर्सन का, ठीक है, तो यदि उसकी सच में गलती है तब हम हैबियस कॉर्पस रिट फाइल नहीं करेंगे। लेकिन हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो हमेशा ही फाइल करी जाती है यदि किसी पर्सन को इलीगली और अनलॉफुली तरीके से डिटेन करा गया, जहां पर उसकी कोई गलती नहीं थी, पुलिस ने ऐसी उसको जो है वो डिटेन कर लिया, तो वहां पर हम हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो फाइल हुई थी कहां पर, केरला में, ठीक है, जो कि विक्टिम के फादर ने हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करी थी। जो कि विक्टिम कौन था, एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसको अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, और वो पुलिस के टॉर्चर को सहन ना कर सका और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो वहां पर उसके फादर ने हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करी और प्रूव कर दिया कि ये इसकी जो डेथ हुई है वो पुलिस की कस्टडी में हुई है, और यहाँ पर पुलिस अथॉरिटी को लायबल ठहराया गया था, ठीक है। और फिर एक और केस है, ठीक है, जो भी बात करता है एडीएम जबलपुर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इसे हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें ये हेल्ड हुआ था कि हैबियस कॉर्पस रिट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द इमरजेंसी में। क्वाब्रेंटो कहता है कि व्हाट इज बाय बट अथॉरिटी, क्या बाय बट मींस, ठीक है, या बाय बट अथॉरिटी, या कि आपके पास क्या अथॉरिटी, यदि कोई पर्सन जो है वो पब्लिक सर्विसेज के मामले में, या ये जो रिट हम फाइल कर सकते हैं लोक सेवा के मामले में, ठीक है, ये रिट फाइल करी जाती है लोगों को रोकने के लिए जो है दी जाती है, यदि वो वहां उसके हकदार नहीं है, इंटाइटल नहीं भी है, और वो इंटाइटल और पार्टिसिपेट कर रहे हैं पब्लिक ऑफिस में, तो उनको रोकने के लिए या उसको जो है वो रोकने के लिए ये रिट फाइल करी जाती है, ठीक है। और मेंडेवंस रिट क्या था, ठीक है, मेंडेवंस बात करते हैं कि हम आदेश देते हैं, कि हम रोकते हैं, यहाँ पर बोला है कि हम आदेश दे रहे हैं, तो ये रिट जो मेंडेवंस जो फाइल होती है, इशू की जाती है, यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को, ठीक है, लोअर कोर्ट को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या मिनिस्ट्रियल ड्यूटी को
मतलब किसी भी पर्सन को जो कि आप क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है सही से, तो वहां पर कमांड दी जाती है। यहाँ पर बोला है कि सुपीरियर कोर्ट या सुपीरियर अथॉरिटी क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकती है कि आप इस अपनी ड्यूटी को फुलफिल करो। ठीक है, फिर है सर्सियोररी की बात करी गई है। सर्सियोररी का लिटरली मीनिंग क्या होता है, सर्टिफाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि ये जो रिट है, ठीक है, ये इशू की जाती है, ये तब इशू की जाती है जहां पर कोई पर्सन जो है वो अपनी अपनी जो पावर दी गई है उसको एक्सेस में यूज कर रहा है, रॉन्गफुली यूज कर रहा है। ठीक है, और अपनी किसी भी तरह के जजमेंट, ठीक है, और मतलब उस अपनी पावर का एक्सेस में यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये वहां पर उसको सर्टिफाई करने के लिए जो है वो बोला जाता है इस रेट के द्वारा। ठीक है, कि आप सर्टिफाई करो। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में भी एक सूर्यदेव राय वर्सेस रामचंद्र राय के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि जो स्कोप क्या है रेट ऑफ सर्सियोररी का। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था सर्सियोररी जो है वो ऑलवेज अवेलेबल होती है अगेंस्ट द इंफीरियर कोर्ट। आपका हायर कोर्ट के अगेंस्ट जो है वो या इक्वल कोर्ट के अगेंस्ट जो है वो इस रेटिव को इशू नहीं कर सकते। ऑलवेज जो है वो इशू होती है आपके इंफीरियर कोर्ट पर। ठीक है, प्रोहिबिशन क्या बात करता है, प्रोहिबिशन से याद करना है कि प्रोहिबिट करना, रोकना, फॉरबिड करना। ठीक है, कि आप जो है वो उसको रोक रहे हो। ठीक है, प्रोहिबिट करना। तो ये रिट जो है वो एक ऑर्डर होता है जो कि लोअर कोर्ट को दिया जाता है। ठीक है, कि अवॉइड करने के लिए कि वो ऐसा कोई काम ना करे जो कि लॉ के द्वारा उसको करने से रोका गया। इसका प्राइमरी एम क्या है कि प्रोहिबिट करना इंफीरियर कोर्ट को कि वो किसी भी अथॉरिटी की वायलेट ना करे, वायलेटिंग इट्स अथॉरिटी और बिहेविंग इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ नेचुरल जस्टिस की वो किसी भी कोई ऐसा काम ना करे जो कि गेंजा लॉ हो, और ऐसा काम ना करे जो कि मतलब ऐसे ही अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज ना करे जिसको कि फॉरवर्ड किया गया, जिसको रोका गया कि आप जो है वो ये काम नहीं कर सकते या आपके पास वो पावर नहीं है। ठीक है, और यदि वो वायलेट कर रहा है किसी भी अपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, तब भी जो है वो उसको प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, और फिर है हमारे पास, ठीक है, यही है, यही 5 टाइप ऑफ रेट थी। ठीक है, अब ललिता जी अब समझ आ गया? ठीक है, अब तो नहीं रहा किसी को कोई डाउट? दोबारा से एक्सप्लेन करना हो कुछ, यदि लास्ट में भी आपका रह गया हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा थैंक मैं, यस मैम, थैंक यू। ओके, अब किसी और को कोई डाउट हो तब भी बता सकते हो। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, अभी 8 मिनट बचते हैं क्लास के। ठीक है, वैसे तो फोन में तो टाइम हो गया है। एक्चुअली पता क्या प्रॉब्लम है, मेरा जो सिस्टम है ना, ये जो मेरा सिस्टम है उसमें अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 6:54 हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ये जो अपनी क्लास शेड्यूल करी होती है, तो ये यहाँ पर लाइव का ऑप्शन तब आता है जब यहाँ पूरा जो है वो सही से टाइम हो जाएगा। जब पूरे 5 बजे जाएंगे या आपकी 5 बजे क्लास है तो पूरे 5 यहाँ पर बज जाएंगे, तब जाके लाइव का ऑप्शन आएगा। तो इस चक्कर में थोड़ा सा 5 मिनट में लेट हो जाती हूँ। ठीक है, इसलिए फोन का टाइमिंग और इसका टाइमिंग थोड़ा सा जो है वो अलग से रहता है। ठीक है, 5-6 मिनट लेट है ये थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जितना टाइम बचा है हमारे पास। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो दिया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, ये सबसे पहले बोरो कहां से की गई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है गाइडलाइन। जब हमने साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था तभी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। एक गाइडलाइंस होती है, स्टेट को दी जाती है कि आप जो क्या करो, जो कि हमें दी गई है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर ये गाइडलाइन और ये डायरेक्शन किसको दी जाती है, स्टेट को दी जाती है कि आप अपनी स्टेट के लिए जो है, जो यदि आपको लगता है कि जो भी नीड है वहां के लोगों की, आप उसको देखते हुए
आप कोई भी अपनी पॉलिसीज बना सकते हो, चिल्ड्रन, आपकी वुमेन या अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी बना सकते हो, ताकि अच्छी तरीके से सभी लोग जो है वो अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होती है स्टेट को। ठीक है, यहाँ पर बोला कि वाइल हम बात करें कि हम फंडामेंटल राइट जो कि इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, हम डायरेक्ट, हमने अभी डिस्कस किया कि डायरेक्ट यदि किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है, स्टेट को। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉलोड बाय द लॉ मेकर और वाइल द पॉलिसी फॉर द सिटीजन। ठीक है, और यहाँ पर ये डायरेक्शन दी जाती है स्टेट को। यहाँ पर बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेक एन ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट की गुड पॉलिसीज बनाओ, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ताकि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए अच्छी पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके, स्टेट के द्वारा बनाई जा सके। किस लिए? डेवलप करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव्स क्या है, ये जो है वो हमारा कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, डीपीएसपी भी, और साथ ही साथ जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज भी। ठीक है, और कुछ एक हम नेक्स्ट पार्ट के भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है डायरेक्टिव्स की? सोशियो इकोनॉमिक चार्टर और हमारा सोशल ऑर्डर बेस्ड, जो कि बेस्ड है किस पर? जस्टिस पर। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, टॉक्स अबाउट द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, की आप न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 कहता है, says that it is a responsibility, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, कि ये जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करे वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। और सोशल ऑर्डर जो कि इंक्लूड करता है लॉ एंड ऑर्डर को, और इट इज इंक्लूड द पब्लिक ऑर्डर, इसमें इंक्लूड किया गया है पब्लिक ऑर्डर को, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को, और दैट्स बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की मेंटेन करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टेट की होती है। ठीक है, इसीलिए तो हमने चुन चुन कर जो है वो पॉलिटिशियन जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं, ताकि वो हमारे लिए, जो हमारी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक पीस के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए जो है वो नए नए प्रोविजन या पॉलिसीज बनाए। ठीक है, और द स्टेट हैज अ लीगल ड्यूटी, स्टेट की लीगल ड्यूटी है एज वेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि मेंटेन करना है सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन को। ठीक है, और आर्टिकल 39 जो कि बात करता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी द फॉलोड बाय द स्टेट फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस, ताकि सिक्योर किया जा सके इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पर आर्टिकल 39 में बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है कि स्टेट को कि आप फॉलो करो प्रिंसिपल जो कि आपको दिए गए हैं, और ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो कि मैन एंड वुमेन को, जैसे कि आपका इक्वल राइट देना है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, और आप इस तरह की बहुत ज्यादा पॉलिसीज बना सकते हो ताकि बेटरमेंट हो सके सोसाइटी का, डेवलपमेंट हो गए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की, डिस्ट्रीब्यूट करना ऑनर और ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल ऑफ द टू द कॉमन पीपल। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की टू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि आप किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे किसी भी, चाहे आप ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एंड विच मीन द वुमेन, एक मैन एंड वुमेन को जो है वो इक्वल राइट दिया गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, कि यदि मैन काम कर रहा है या वुमेन काम कर रही है, कोई भी काम कर रहा है, यदि वो इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे भी किया जाएगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन और वर्कर। ठीक है, कि ये इंश्योर किया जा सके कि श्रमिकों और स्वस्थ सुविधाओं को सुनिश्चित रखा जा सके। आर्टिकल 39 क्लॉज भी कहता है कि ऑल्सो कवर करता है मटेरियल सोर्सेज को फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट, कि आप जो है वो डेवलपमेंट के पर्पस पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी लाइक अ रोड, प्ले ग्राउंड, ब्रिज बनाना है, और गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है लैंड को प्राइवेट ऑनर। जब हमने आर्टिकल 31 भी अभी डिस्कस किया था तो हमने बहुत डिटेल में देखा था कि जो, ठीक है, तो हमने बहुत डिटेल में देखा था कि गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है यदि उसको सोशली, जनता का यदि उसको पब्लिक इंटरेस्ट दिखे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट, यदि मेरे को लगता है कि पेपर 1 की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज किया जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और थैंक यू सो मच।
यदि किसी को डाउट है और क्लास में है कोई तो मेरे को बता सकता है, किसी को कोई डाउट रहा है तो। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि बहुत लंबी सी क्लास है तो सभी लोग बेचारे परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले भी कई बार क्लासेस को इतना ले चुके हैं और ठीक है, ठीक है।